शुभी के हाथों में इस वक्त डाइवोर्स पेपर्स थे और पेन उठाकर वो साइन करने लगी थी, लेकिन अगस्त्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शुभी उसकी बदकिस्मती और उसकी सज़ा का फरमान लिख रही हो। वो अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था कि शुभी इनकार कर देगी, लेकिन उसकी उम्मीद बेईमानी थी। शुभी के हाथ एक पल के लिए कांपे, लेकिन उस पर बीती ज्यादतियों की याद आते ही उसका मन कड़वा हो गया। शुभी ने तुरंत डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद शुभी उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पैरों के पास रखते हुए बोली, हो गया। अगस्त्य जब ये सुनता है तो एक पल के लिए उसकी धड़कन जैसे रुक सी जाती है और वो अपने जज्बातों को शुभी को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो बहुत कोशिश करके अपने जज्बातों को दबाकर नॉर्मल बिहेव करता है। वो पलटता है, डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेता है और शुभी के साइन चेक करता है। एकदम परफेक्ट साइन थे। शुभी कंफ्यूजन में अगस्त्य को देख रही थी जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। वो पूछे बिना रह नहीं पाई, अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा, मुझे तकलीफ देने का? हाँ, इतनी आसानी से तो तुम मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो अगस्त्य, तो फिर इन सब का क्या मतलब है? शुभी की बात का अगस्त्य कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। शुभी वहीं बैठी हैरानी और कंफ्यूजन में उसे देखती है और थोड़ी इरिटेटेड आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलती है, पता नहीं अभी क्या करने वाला है ये। शाम को शुभी को डिस्चार्ज मिल गया था। अगस्त्य शुभी के वार्ड में आकर बोला, चलो तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी है, घर जाने का वक्त हो गया है। ये कहकर अगस्त्य शुभी के पास आया और उसे सहारा देने लगा, तो शुभी ने चिढ़कर कहा, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन अगस्त्य ने उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, पर आगे वो भी कुछ नहीं बोलती। अगस्त्य शुभी का सारा सामान लेकर उसे अपनी बाहों में उठाकर वार्ड से बाहर, हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। इस पूरे रास्ते शुभी अगस्त्य के चेहरे को देख रही थी, उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस के साथ अगस्त्य आगे देख रहा था। रास्ते पर उसने एक बार भी शुभी की तरफ नहीं देखा। उसे देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि उसका फेस एकदम कोल्ड था और आंखें भी। बाहर ले जाने के बाद अगस्त्य ने शुभी को अपनी गाड़ी में धीरे से बिठाया। उसके बाद ड्राइवर सीट पर बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में सन्नाटा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। शुभी खिड़की से बाहर देखने लगी, अगस्त्य सामने रोड पर फोकस करने लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। तभी अचानक शुभी को कुछ अजीब लगता है। वो देखती है जिस रास्ते पर अगस्त्य का बंगला था, गाड़ी उस रास्ते पर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते पर जा रही थी। ये देख शुभी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, हम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ड्राइव करता रहा। अब शुभी को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने फिर पूछा, अगस्त्य मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, हम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? अगस्त्य ने ड्राइव करते हुए सिर्फ इतना कहा, यही सही रास्ता है। उसके बाद जल्दी ही उनकी गाड़ी पीयूष के बंगले पर यानी कि शुभी के अपने घर के सामने आकर रुक गई। अपने बंगले को देख शुभी बहुत ज्यादा चौंक गई और अगस्त्य की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्य उसे यहाँ क्यों लाया है, वो आखिर करना क्या चाहता है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बंगले के बाहर पहुंचकर अगस्त्य ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद वो खुद गाड़ी से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर शुभी को भी आराम से गाड़ी से उतारता है। फिर वो शुभी को उठाकर बंगले के अंदर ले जाता है। शुभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, वो लगातार अगस्त्य से सवाल किए जा रही थी, पर अगस्त्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अंदर ले जाने के बाद अगस्त्य शुभी को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए बोला, आज के बाद तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें अपने आप से आज़ाद कर दिया। अगस्त्य की ये बात सुनकर शुभी की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मुंह से निकला, व्हाट? अगस्त्य 2 कदम पीछे लेता है और पलट कर जाने लगता है। 1 मिनट रुको। शुभी की बात सुनकर अगस्त्य के कदम रुक गए, लेकिन वो पलट कर उसकी तरफ नहीं देखता। शुभी अगस्त्य से बोली, तो तुम कह रहे हो कि तुम अपना बदला भूल गए हो? तुमने बदला लेने का ख्याल छोड़ दिया है? तुमने मुझे और पीयूष को? तभी अचानक अगस्त्य थोड़ी कठोर आवाज में चिल्लाकर बोला, नहीं। यह आवाज सुनकर शुभी का बदन एक पल के लिए कांप गया। अगस्त्य अपनी मुट्ठी को कस लेता है, अपने गुस्से को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें अपने आप से आजाद कर दिया है, लेकिन उसे माफ नहीं करूंगा। उसे तो सजा मिलेगी ही, जरूर मिलेगी, लेकिन अब मैं उसकी सजा बस तुम्हें नहीं देना चाहता। आज के बाद तुम आजाद हो, एंजॉय योर फ्रीडम। ये बोलकर अगस्त्य वहां से चला गया और शुभी पत्थर की तरह वहीं जमकर खड़ी रह गई। अगस्त्य जब वापस घर लौटा तो उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैरों में कुछ जान ही नहीं है, जैसे उसने अपना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ छोड़ दिया है। जैसे तैसे करके अगस्त्य अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। वो घर में एंट्री करता है, पर आज ये घर उसे जैसे खाने दौड़ रहा था। जब शुभी यहाँ होती थी तो अगस्त्य को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। भले ही वो शुभी से नफरत करता था, पर उसका चेहरा देखने से उसके दिल को तसल्ली मिल जाती थी। उसके अंदर आते ही मदन काका उसके पास भाग कर आए और उससे पूछने लगे, अगस्त्य बेटा तुम आ गए, शुभी कैसी है? अब उसकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? तुम्हारे साथ नहीं आई? तुमने तो कहा था कि अस्पताल से उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए?
मदन काका पीछे देखता है पर शुभी वहां पर नहीं थी। मदन काका के सवाल पर जवाब देते हुए अगस्त्या ने कहा, वो अपने घर चली गई, अब वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मदन काका थोड़ा हैरान हो गए, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगा देता हूँ। अगस्त्य मना करते हुए बोला, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मदन काका को अगस्त्य की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना जरूर दिखाई दे रहा था कि उसे कोई तकलीफ है, वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और पता नहीं शुभी क्यों नहीं आई, वो ऐसे कैसे अपने घर चली गई, क्या अगस्त्य उसे छोड़कर आया है? पर ऐसे कैसे? सवाल तो बहुत उठ रहे थे मदन काका के मन में, पर वो कुछ नहीं पूछते और चुपचाप वहां से चले गए। एक नौकर को घर के मामले में दखल देने की इजाजत नहीं होती और ना ही उसे ये करना चाहिए। बस यही सोचकर मदन काका हमेशा चुप ही हो जाते हैं। उनके जाते ही अगस्त्या ने समायरा के कमरे की तरफ देखा, जहाँ शुभी अक्सर अपना ज्यादातर वक्त बिताया करती थी। वो अपने कदमों को समायरा के कमरे की तरफ बढ़ा लेता है। वहाँ पर नर्स समायरा के बिस्तर के साइड में लगे सोफे पर बैठी हुई थी, ईयरफोन में म्यूजिक सुन रही थी। अगस्त्य के आते ही वो तुरंत म्यूजिक बंद करके खड़ी हो गई और बोली, जी सर, आपको कुछ चाहिए? अगस्त्या ने कहा, हाँ, थोड़ी प्राइवेसी अपनी बहन के साथ। नर्स अगस्त्या को समझते हुए तुरंत कमरे से निकल जाती है। अगस्त्या ने अपने बिस्तर पर बेजान सी पड़ी उसकी बहन की तरफ देखा। उसे इस हालत में देख हमेशा की तरह उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जाकर अपनी बहन के पास बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाने लगा। अगस्त्या समायरा की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है, आज मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया और उसे वापस छोड़ आया। अगस्त्या समायरा को बताने लगता है जैसे कि वो उसके सामने बैठी सुन रही हो। हालांकि वो सुन तो रही थी, बस कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। चेहरे पर एक उदासी से भरी मुस्कान के साथ अगस्त्या ने कहा, मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन अब मुझे अपने आप से भी डर लगने लगा है। मेरे साथ वो सेफ नहीं है, मैं सिर्फ उसे तकलीफ दे सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने आप से अलग कर दिया। कल रात मैंने उसके साथ जो भी किया वो किसी दरिंदे, किसी जानवर से कम नहीं था। मैं जानता हूँ मैंने भी पीयूष की तरह ही अपने लिमिट्स को क्रॉस किया है। मैं भी कोई कम गुनहगार नहीं हूँ, सजा का हकदार तो मैं भी हूँ। ये बोलकर अगस्त्य चुप हो गया और अपनी बहन की तरफ देखने लगा। उसे उस पल के बारे में याद आता है जब वो अपनी बहन को इस हालत में सड़क से उठाकर लेकर आया था। अगस्त्य उस रात के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज अनचाहे ही उस भयानक रात को याद कर रहा था। उसकी गाड़ी अंधेरी सड़क पर तेजी से आई और एकदम से सड़क के बीच रुक गई। जैसे ही उसने सीधे ब्रेक लगाए, अगस्त्य तेजी से गाड़ी से निकलकर आगे की तरफ भागा। उसके आगे समायरा सड़क पर बेजान सी हालत में पड़ी हुई थी। गाड़ी वहीं पर खड़ी थी और वो खून से लथपथ होकर पड़ी थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हो। अपनी बहन को इस हालत में देखकर अगस्त्य जोर से चिल्लाया, समायरा, समायरा नहीं। अगस्त्य भागकर समायरा के पास आया और उसे जमीन से अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसके गालों को थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। समायरा, समायरा आंखें खोलो, समायरा क्या हुआ तुम्हें? आखिर क्या था उस रात का सच? क्या वाकई समायरा को उस हाल में पहुंचाने वाला पीयूष ही था? आखिर कैसे शक हुआ था अगस्त्या को पीयूष पर? क्या हमेशा के लिए अलग हो चुका है शुभी और अगस्त्य के रास्ते? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। समायरा के फटे हुए कपड़े, उसके जिस्म पर खरोंचों के निशान, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ कुछ हुआ है। ये देखकर अगस्त्य का पूरा बदन कांप उठा, उसका दिल फट रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने समायरा को पीयूष के साथ घर आने को कहा था और पीयूष साथ में कुछ डायमंड भी लेकर आने वाला था। तभी अचानक रास्ते में अगस्त्य के पास घर पर मैसेज आता है कि उसकी बहन को अगर वो जिंदा देखना चाहता है तो सड़क से उठा ले, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर दे या कोई गाड़ी आकर उसे कुचल कर चली जाए। वो नहीं जानता था कि ये मैसेज कहाँ से आया था, किसका था। अगस्त्य समायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कांपती हुई आवाज में बोला, समायरा, ये किसने किया? बताओ मुझे, ये किसने किया? बताओ समायरा। अगस्त्या को नहीं पता था कि समायरा की हालत किसने की। उसे ये भी नहीं पता था कि पीयूष कहाँ है। बड़ी मुश्किल से समायरा अपनी जुबान खोलकर बोलने की कोशिश करती है। अगस्त्या समायरा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, समायरा, ये किसने किया? बताओ मुझे, बताओ किसने किया ये तुम्हारे साथ? उसे मैं जान से मार डालूंगा, बताओ मुझे। बड़ी मुश्किल से मुंह खोलकर समायरा के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला, पीयूष। समायरा के मुंह से ये शब्द सुनकर अगस्त्या की आंखें फट जाती हैं और उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट जाता है। समायरा उस वक्त वहां पर बेहोश हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए तो अगस्त्या कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता, एकदम से सुन्न हो जाता है। उसके बाद वो फटाफट समायरा को उठाकर अस्पताल लेकर भागता है। पीछे कुछ आदमियों ने वहां पर गाड़ी में सब कुछ चेक किया, पर उन्हें वो डायमंड नहीं मिले और ना ही पीयूष मिला। बस
उसी दिन से अगस्त्या पागलों की तरह पीयूष की तलाश में लगा हुआ है, जिसने उसकी बहन की ये हालत की। उसके ऊपर उसे जान से मारने का खून सवार हो गया और इस बदले की आग को उसने मोड़ दिया एक मासूम की तरफ। शुभी की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ दिया उसने। क्यों? उसने क्या किया था? आदमियों की नफरत में हमेशा औरतों को ही पिसना पड़ता है, चाहे वो उसकी बहन हो, बेटी हो या माँ हो। अगस्त्य समायरा को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसके बिस्तर के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। उसने समायरा से कहा, मैं अपना वादा एक बार फिर से दोहराता, समायरा, मैं पीयूष को कहीं से भी ढूंढ कर खत्म करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। पर जो मैंने किया है उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन पीयूष को सजा देने से पहले नहीं। अगस्त्य समायरा के माथे पर किस करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही समायरा की उंगली हल्का सा हिलती है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। अगस्त्य उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां पर अब तक शुभी रह रही थी और चलकर उस बिस्तर के पास जाकर उस पर गिर जाता है। ये वही बिस्तर है जहां शुभी सोया करती थी। इस बिस्तर में उसकी खुशबू है, उसके आंसू, उसका दर्द और अगस्त्या की दरिंदगी है। आई एम सॉरी शुभी, आई होप कि अब तुम इस दरिंदगी से आजाद होकर खुश रहो। पीयूष ने वो सब कुछ ना किया होता तो हमारी जिंदगी इस मोड़ पर कभी नहीं आई होती। आई हेट हिम, आई हेट दैट बास्टर्ड। जब तक उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कुछ देर यूं ही पड़े पड़े धीरे धीरे अगस्त्य को नींद आ जाती है और वो उस बिस्तर पर उसी हालत में पड़ा हुआ सो जाता है। उधर कबीर के बंगले में अयाना अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने हाथों से अपने पैरों को दबा रही थी, क्योंकि उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। उसके पैर जैसे शून्य से पड़ गए थे। अलीशा अपने डॉल को अपने हाथों में लेकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने बेचारी सी नज़रों से अयाना को देखते हुए पूछा, दीदी, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? अयाना हल्के हल्के अपने पैरों को दबाते हुए अलीशा से बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें नींद आ रही होगी, सो जाना चाहिए तुम्हें। अयाना देखती है कि अलीशा की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी, क्योंकि वाकई में उसे नींद आ रही थी। अलीशा मना करते हुए बोली, नहीं, आपको इतना दर्द हो रहा है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाऊँ? एक काम करती हूँ, मैं गौतम अंकल को बुलाती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बोलकर जब अलीशा बिस्तर से नीचे उतरने लगी तो अयाना उसे रोक देती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अलीशा ने कन्फ्यूजन में अयाना की तरफ देखकर पूछा, लेकिन क्यों? आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको दवाइयों की ज़रूरत है, अंकल आपको दवाई दे देंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। अयाना एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो, ये सिर्फ थोड़ी देर का दर्द है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है ना, इसीलिए मैं थक गई हूँ। ये ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ, तुम यहाँ पर आकर लेट जाओ। अलीशा चुपचाप अयाना के बगल में आकर लेट जाती है और अयाना उसके सर पर हाथ सहलाती है। अलीशा कहती है, अयाना दीदी, डेविल अंकल बहुत बुरे हैं ना? अयाना हल्का सा सिर हिलाकर बोलती है, अलीशा ने फिर पूछा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे है। कभी कभी इतने अच्छे बन जाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दी, बहुत सारे खिलौने दिए, हमेशा मुझसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसे बातें क्यों करते हैं? वो आपको इतनी पनिशमेंट क्यों देते हैं? अयाना ने अलीशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है क्योंकि तुम बच्ची हो। अलीशा के सवाल जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसने फिर पूछा, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे दीदी? वो डेविल अंकल हमें यहाँ से कभी भागने नहीं देंगे। और गौतम अंकल तो इतने अच्छे हैं, वो हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें भी डेविल अंकल से डर लगता है? अयाना अलीशा की बात का जवाब देते हुए बोली, शायद गौतम अंकल को भी उस डेविल ने अपने कब्जे में रखा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम लोग आज नहीं तो कल यहाँ से निकल ही जाएंगे। मेरा एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, हमारा हर प्लान फेल नहीं होगा। एक ना एक दिन हमारा प्लान कामयाब जरूर होगा। मैं यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। इस बात पर अलीशा ने अयाना से कहा, इस बार अगर आपको रास्ता नहीं मिला तो आप अकेले चले जाना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अलीशा की बात सुनकर अयाना हैरान होते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम यहाँ पर रहना चाहती हो उस डेविल के साथ? क्यों? अयाना की बात सुनकर अलीशा ने थोड़ी उदास आवाज में कहा, क्योंकि मैं अपने भाई समर्थ के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। डेविल अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे भाई से जरूर मिलवाएंगे। मैं अपने भाई के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी और डेविल अंकल मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देते, वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। इस बात पर अयाना ने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, उस डेविल ने पता नहीं उस बेचारे बच्चे को कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा उसके साथ। पता नहीं समर्थ जिंदा भी है या नहीं, और छोटी सी अलीशा को किस कदर अपनी बातों में बहला लिया है उसने। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उसके कमरे में खंजर लेकर उसके सीने में उतार दूं। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं।
अयाना ने अलीशा के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, उस डेविल ने तुमसे कुछ भी कहा, आखिर तुम उसकी बातों का विश्वास कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो डेविल तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाएगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने समर्थ को कहाँ रखा होगा। आई रियली होप कि समर्थ जहाँ भी हो सेफ हो। अलीशा उठकर बैठते हुए बोली, उन्होंने कहा था कि वो मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और जल्दी मुझे उससे मिलवाएंगे। अयाना दीदी, मेरा भाई ठीक तो होगा ना? अलीशा रोने जैसी शक्ल बना लेती है। अयाना को उसका चेहरा देखकर उस पर बहुत दया आ जाती है। उसे भी नहीं पता था कि समर्थ कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या नहीं। वो तो सिर्फ दुआ कर सकती थी डेविल का कहर उस बच्चे पर न पड़ा हो, और काश ये डेविल जिंदगी में कम से कम अलीशा से किया हुआ वादा तो पूरा करे, दोनों भाई बहनों को फिर से मिलवा दे। काश ऐसा हो सके, पर इसके चांसेस कुछ खास नहीं थे। अयाना अलीशा को अपने गले से लगाकर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, वो ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है और दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ गौतम और एक गार्ड खड़ा हुआ था। उन्हें वहाँ पर देखकर अयाना थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होती है। गार्ड के हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें से भाप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में जो बाल्टी है उसमें कुछ गर्म है, शायद गर्म पानी। पर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? गौतम हमेशा की तरह चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस के साथ कमरे के अंदर एंट्री करता है। रात के इस वक्त भी उसने अपना सूट पहन रखा था, पर इस बार उसकी आंखों पर काला चश्मा नहीं था। गौतम उस गार्ड को कुछ इशारा करता है। वो गार्ड बाल्टी को वहाँ पर रखकर चला जाता है। उसके जाते ही गौतम अयाना की तरफ देखकर बोलता है, ये नमक वाला गर्म पानी है, आपके पैर काफ़ी दर्द हो रहे होंगे, इसमें डाल लीजिए, कुछ देर इनकी सिकाई कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद गौतम कुछ टैबलेट्स वहाँ पर रखते हुए बोला, ये पेन किलर्स है, ज़्यादा परेशानी हो तो ले लीजिएगा, कुछ और चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए मुझे बता दीजिएगा। गुड नाइट। ये बोलकर गौतम जाने लगा कि तभी अयाना बोल पड़ी, गौतम रुको। गौतम के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे पलटकर देखता है। अयाना जैसे तैसे बिस्तर से खड़ी होकर गौतम के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। गौतम थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो गया। बाहर ले जाने के बाद अयाना ये मेक श्योर करती है कि अलीशा उनकी बातें न सुन रही हो। फिर उसने धीरे से गौतम की तरफ देखकर पूछा, गौतम मुझे एक बात बताओ, और वो भी सच सच, समर्थ को तुम लोगों ने कहाँ रखा है? वो जिंदा तो है ना? ये सुनकर गौतम चौंक पड़ा। क्या जवाब मिलेगा अयाना को इस सवाल का? क्या अब भी जिंदा है अलीशा की उम्मीद? क्या अगस्त्य ढूंढ पाएगा पीयूष को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अयाना की बात सुनकर एक पल के लिए गौतम चुप हो गया। उसे हैरान देख अयाना फिर से बोली, उस डेविल के चंगुल में आकर कोई जिंदा रहे ये तो मुश्किल ही है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। गौतम प्लीज मुझे बताओ, समर्थ ठीक तो है ना? अलीशा हर रोज उसके बारे में बात करती है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और बड़ी बेसब्री से उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसके सो कॉल्ड डेविल अंकल ने उससे वादा किया है कि वो उसे मिलवाएगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि समर्थ जहाँ भी है वो सेफ तो है ना? वो जिंदा तो है ना? गौतम ने फिर से चेहरे पर सारे एक्सप्रेशंस को न्यूट्रल करते हुए स्ट्रेस आवाज में जवाब दिया, अगर बॉस ने कहा है वो मिलवाएंगे तो वो मिलवाएंगे। बॉस अपने वादे के पक्के हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अलीशा अपने भाई से जरूर मिलेगी। गुड नाइट। ये बोलकर गौतम तुरंत ही वहां से चला गया। अयाना को कुछ समझ में नहीं आता। ये गौतम भी कभी सीधे सीधे उसकी बातों का जवाब नहीं देता। एक गहरी सांस लेकर अयाना खुद से बोली, तो इस गौतम की बात पर भी यकीन नहीं आ रहा है, पर मैं रुक नहीं सकती, मुझे इस डेविल के चंगुल से निकलना होगा। कल फिर से ट्राई करती हूँ। अयाना वापस अपने कमरे में जाती है और अपने पैरों को गर्म पानी में डालकर उनकी सिकाई करती है। उसके बाद एक पेन किलर लेकर अलीशा को भी अपने बगल में लेटाकर लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। अगली सुबह अगस्त्य अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हाथ में कॉफी लेकर मदन काका कमरे में आए। जब उन्होंने देखा अगस्त्य अभी तक सो रहा है तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगस्त्य सुबह 4 बजे उठने वाले इंसानों में से है। वो सुबह बहुत जल्दी उठता है, उसके बाद खूब सारा वर्कआउट करता है, जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है। ऐसे ही नहीं, उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट और मस्कुलर है। वो बहुत टाइम लगाता है जिम में। टाइम से सोना, टाइम से उठना उसकी आदत है बचपन से ही। आज पहली बार अगस्त्य को इतनी लेट तक सोता हुआ देखकर मदन काका हैरान थे और उन्हें चिंता भी थी कि कहीं अगस्त्य की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। कॉफी को टेबल पर रखते हुए मदन काका ने आवाज दी, अगस्त्य बेटा, सुबह हो गई है, उठो। मदन काका की आवाज सुनकर अगस्त्य आंखें धीरे धीरे खोलता है। क्या टाइम हुआ है मदन काका? मदन काका ने जवाब दिया, 10 बज गए हैं बेटा। ये सुनकर एकदम से अगस्त्य चौंक पड़ा। क्या 10 बज गए? वो दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी में टाइम देखता है। वाकई में 10 बज चुके थे। अगस्त्य हैरान होकर बोला, मैं इतनी लेट तक कैसे सो गया? और मदन काका, आपने भी मुझे नहीं उठाया? मदन काका ने कहा, तुम इतना लेट तक कभी सोते नहीं हो। आज सो रहे थे तो मुझे थोड़ी चिंता हो गई कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बना दी है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, शुभी बेबी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। ये बोलकर मदन काका वहां से चले जाते हैं। अगस्त्य बिस्तर से खड़ा होकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ खटकता है।
और उसके कदम रुक गए। 1 मिनट, किसने नाश्ता तैयार किया है? अगस्त्य दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन मदन काका जा चुके थे। उसे क्लियरली मदन काका के कहे एक एक शब्द का ध्यान था। उसे बिल्कुल याद था कि मदन काका ने अभी अभी कहा है कि शोभी बेबी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। शोभी। उसके बाद अगस्त्य सिर को 4-5 बार हिलाते हुए बोला, लगता है मैं अभी तक नींद में हूँ। मैंने ही कुछ गलत सुन लिया होगा। शोभी को तो मैं कल रात उसके घर छोड़कर आया हूँ। वो भला वापस क्यों आने लगी? एक गहरी सांस लेकर अगस्त्य बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसने कॉफी पी और उसके बाद चेंज करके सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे हॉल में आ गया। वो फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मुझे थोड़ा लेट हो गया है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम तब तक सब तैयारियां कर लो, मीटिंग में अभी काफ़ी टाइम है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ये बोलकर अगस्त्य ने फ़ोन कट कर दिया और टेबल पर आते हुए बोला, मदन काका ब्रेकफास्ट लगाइए जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी उसके सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट रख दी गई। थैंक्स, अगस्त्य ने कहा और प्लेट को अपनी तरफ सरकाया। तभी उसे वो हाथ जो थाली नीचे रखकर गए ध्यान में आए। वो हाथ मदन काका के तो नहीं थे, वो तो एक लड़की के थे। अगस्त्य ने तुरंत पलट कर देखा तो शुभी किचन की तरफ जा रही थी। शुभी को वहाँ पर देखकर अगस्त्य बहुत ज़्यादा हैरान था। वो नॉर्मल अपनी जीन्स टॉप में हमेशा की तरह खुले बालों के साथ सुबह सुबह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो शादी से पहले हुआ करती थी। आज उसने कोई साड़ी नहीं पहन रखी थी। शुभी को यहाँ देखकर अगस्त्य हैरान था। कुछ सेकंड तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। फिर वो होश में आया तो देखा कि वाकई में शुभी उसकी आंखों के सामने है। अगस्त्य तुरंत खड़ा होकर शुभी के पीछे जाने लगा। शुभी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ रही थी। अगस्त्य ने हैरान होकर शुभी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैं अपने घर छोड़कर आया था ना, फिर यहाँ पर क्यों आई हो? शुभी अगस्त्य की बातों का कोई जवाब नहीं देती और किचन की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य हैरान और परेशान वहाँ खड़ा शुभी को देख रहा था। तभी उसने मदन काका को रोकते हुए पूछा, काका शुभी यहाँ कब आई और वो यहाँ कर क्या रही है? अगस्त्य की बात सुनकर मदन काका थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो गए। यहाँ कब आई मतलब? बेटा ये उसका भी घर है तो वो यहाँ क्यों नहीं आएगी? वो तो रात को तुम्हारे सोने के 1 घंटे बाद ही आ गई थी। इस बात पर अगस्त्य और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभी लौटकर क्यों आई है। जब उसने उसे अपने चंगुल से आजाद कर दिया था, अगस्त्य ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए थे और तुरंत ही दोनों का डाइवोर्स हो गया था। अगस्त्य ने शुभी को इन सबसे आजाद कर दिया था। फिर उसके लौटकर आने का कारण क्या है? अगस्त्य को जवाब चाहिए था। वो जानना चाहता था कि वो लौटकर क्यों आई है। इसीलिए वो किचन में घुस गया। किचन में जाकर वो देखता है कि शुभी कुछ सब्जियां काट रही है। उसके हाथ में एक चाकू है, दूसरे हाथ में सब्जियां हैं जो एक बोर्ड पर रखी है और शुभी फटाफट उन सब्जियों को काट रही है। फिलहाल शुभी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस चुपचाप खड़ी अपना काम कर रही थी, घर के बाकी नौकरों की तरह। अगस्त्य ने शुभी के बगल में खड़े होकर कोल्ड आवाज में उससे पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है शुभी, मुझे उसका जवाब दो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? शुभी ज्यादा कुछ रिएक्ट न करते हुए अपने काम में लगी हुई थी। बिना अगस्त्य की तरफ देखे बोली, अपना काम कर रही हूँ। शुभी की ये हरकतें अगस्त्य को अब इरिटेट कर रही थी। वो ना उसकी तरफ देख रही थी, ना उसकी बातों का ठीक से जवाब दे रही थी, बस अपने ही काम में लगी हुई थी। किचन में सिवाय अगस्त्य और शुभी के कोई और नहीं था। अगस्त्य ने शुभी को पलटाकर तुरंत अपनी तरफ कर लिया। उसके दोनों कंधों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर उसे सामने वाली दीवार से लगा दिया। शुभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आता है। वो वैसे ही रहती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। और ये चीज अगस्त्य को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है। बहुत डेस्परेट आवाज में अगस्त्य ने शुभी से पूछा, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम क्या जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो? हाँ, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हें वापस छोड़ आया था तो वापस लौटकर आने का तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर ना क्या चाहती हो तुम? शुभी अगस्त्य की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कॉन्फिडेंस और कड़क आवाज में बोली, मैं यहाँ अपना काम खत्म करने आई हूँ और अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ, ये सच है कि हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है, पर मेरे और समायरा के बीच का रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ उसके लिए आई हूँ। शुभी की बात सुनकर अगस्त्य ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। समायरा के लिए? तुम्हारे भाई ने जो उसके साथ किया है वो काफी नहीं था क्या? इस बात पर शुभी की आंखों में गुस्सा आ गया। गुस्से में अगस्त्य के हाथों को अपने कंधों से झटकाकर पीछे करते हुए बोली, कम तो तुमने भी नहीं किया है मेरे साथ, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही किया है। शुभी की बात का अगस्त्य के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो सच बोल रही थी। वाकई में उसने बहुत ज्यादा किया है। शुभी अगस्त्य से बोली, तुम मानो या ना मानो, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया और इस बात की गवाही सिर्फ समायरा दे सकती है। सिर्फ वही है जो मेरे भाई को बेगुनाह साबित कर सकती है। इसीलिए जब तक वो होश में नहीं आती तब तक मैं यही रहकर उसका ख्याल रखूंगी। शुभी की बात सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, उसने किया है, उसी ने किया है, एंड आई विल किल हिम। जिस दिन वो मेरे हाथ आया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने जो किया है उसकी सजा मौत है, सिर्फ मौत। शुभी सामने टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है, अगस्त्य को एकदम से पकड़ाकर दीवार से लगा देती है और उस चाकू को अगस्त्य की गर्दन पर रख लेती है। वो ये सब कुछ इतनी जल्दी करती है कि अगस्त्य हैरान रह गया। शुभी की आंखें बहुत ठंडी थी, उनमें अब किसी भी तरह के कोई इमोशंस नहीं थे, पर चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मौत तुम्हें भी मिलनी चाहिए मिस्टर अगस्त्य राव।
अब अगर वो समायरा का गुनहगार है तो तुम मेरे गुनहगार हो। अगर उसे मौत मिलनी चाहिए तो जिंदा रहना तुम्हारा भी नहीं बनता। शुभी की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए अगस्त्य एकदम चुप हो जाता है। शुभी उसके करीब थी। उसके हाथ में जो चाकू था वो उसकी गर्दन पर था। अगस्त्य अभी दीवार से लगा हुआ था। शुभी की आंखों में देखते हुए अगस्त्य उसके थोड़े करीब आता है। चाकू उसकी गर्दन में थोड़ा घुसने लगता है क्योंकि वो एकदम से काफी करीब आ जाता है। शुभी बिल्कुल वैसे ही बिना कुछ ज्यादा रिएक्ट किए चुपचाप खड़ी हुई थी। अगस्त्य शुभी से बोला, आई विल गिव यू दिस चांस, आई प्रॉमिस। लेकिन पहले वो मरेगा मेरे हाथों से। उसके बाद तुम्हारे साथ जो गलत मैंने किया है उसकी सजा मुझे देने का मौका भी मैं तुम्हें दूंगा। तब तक के लिए अपने गुस्से को जरा संभाल कर रखो। क्या मोड़ लेगा शुभी और अगस्त्य का रिश्ता? क्या आयाना इस बार होगी भागने में कामयाब? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी वापस समायरा के कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब जो उसे करना है वो करके रहेगी। वहीं शुभी से बहस करने के बाद अगस्त्य फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। समायरा के कमरे में आकर शुभी नर्स की तरफ देखकर बोली, आज के बाद आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। समायरा का ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर नर्स थोड़ी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभी ऐसा क्यों बोल रही है। वो शुभी को देखकर हैरानी से बोली, लेकिन मैम आप कैसे? नर्स अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी शुभी ने अपना हाथ उठाकर नर्स को बीच में ही रोक दिया और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैंने आपसे कहा ना, अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। समायरा अब मेरी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं बहुत अच्छे से समायरा का ध्यान रख सकती हूँ। शुभी की बातों से नर्स को एक झटका लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो शुभी को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन सर। शुभी ने समायरा के पास बैठते हुए कहा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बोल दिया है, अब आप यहाँ से जाइए। ये सुनकर वो नर्स अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली गई। बिस्तर पर लेटी हुई समायरा के चेहरे पर अब भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। मशीन में उसकी धड़कनें मॉनिटर की जा रही थी। उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर शुभी समायरा से बोली, अगस्त्य ने मुझे बेशक आज़ाद कर दिया हो, लेकिन वो मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख जितना अगस्त्य को है उतना ही मुझे भी है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सबसे ज़्यादा वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। बचपन से ही एक दूसरे के दुख सुख को अपनाया है, उन्हें बांटा है, हर लम्हा एक दूसरे को जिया है। ये बोलते बोलते शुभी की आंखें नम हो गई। शुभी को वो हर लम्हा याद आ रहा था जिसमें उसने और समायरा ने एक साथ वक्त बिताया था। एक साथ वो दोनों कितनी खुश रहती थी। वहीं अब बिस्तर पर पड़ी समायरा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो वैसी की वैसी बिना किसी हरकत के पड़ी हुई थी। तभी शुभी ने समायरा से कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब पीयूष ने नहीं किया। मेरा भाई कभी ये सब नहीं कर सकता। मैं बचपन से जानती हूँ उसे, वो हम दोनों से कितना प्यार करता था। तुम्हारे साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता समायरा। लेकिन अगस्त्य को पता नहीं क्यों ये गलतफहमी है कि तुम्हारे साथ ये सब करने वाला वही है, इसीलिए वो हाथ धोकर जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि इस वक्त भाई कहाँ है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, ठीक होंगे या नहीं। क्या अगस्त्य के डर से वो कहीं छुप गए हैं या कहीं उनके साथ कुछ। ये बोलते बोलते शुभी का गला भर गया और उसने आंखें बंद कर ली। अपने भाई के लिए वो कुछ बुरा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी वो फिर से समायरा की तरफ देखकर बोली, अब सिर्फ तुम्हारा होश में आना ही सब कुछ ठीक कर सकता है समायरा। अब सिर्फ तुम्हारी गवाही ही मेरे भाई को बेकसूर साबित कर सकती है। तुम्हें होश में आना ही होगा। अब जब तक तुम होश में नहीं आ जाती, मैं यहीं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होश में आ जाओ। प्लीज समायरा, प्लीज होश में आ जाओ। कुछ देर आंखों में आंसू लिए शुभी बिस्तर पर पड़ी समायरा की तरफ देखती रही। अपनी एक चुलबुली फ्रेंड को आज इस हालत में देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो समायरा को देखकर सोचने लगी, आखिर समायरा की ये हालत किसने की होगी। लेकिन जिसने भी की होगी, मैं जानती हूँ कि अगस्त्य उसे नहीं छोड़ेगा। वो जो कोई भी हो, पीयूष बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि समायरा के साथ ऐसा करने वाला आखिर था कौन, और उसने ऐसा क्यों किया। शुभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर उनके जवाब उसके पास नहीं थे। उसके सवालों के जवाब सिर्फ वक्त और हालात के पास थे। सही वक्त आने पर उसे हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। वहीं दूसरी ओर कबीर डोंगरा के बड़े से बंगले में आयाना भागने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। आयाना कमरे से निकलकर मन ही मन बड़बड़ा रही थी, आज तुम्हें किसी भी हाल में इस डेविल के चंगुल से निकलना है आयाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस डेविल के हाथ नहीं आना है। आज तो मैं यहाँ से निकल कर रहूँगी। मुझे बहुत सावधानी से एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। कदम कदम पर उस डेविल की नजरें हैं, कैमरेज हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन सबको चकमा देकर निकलना आसान नहीं होगा, पर मैं ये करके रहूँगी। आयाना कैजुअली घूमते हुए पूरे बंगले का जायजा ले चुकी थी। उसने देखा कि आज कबीर बाहर गया हुआ है। वो इस वक्त बंगले में मौजूद नहीं था। काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके साथ गए थे, लेकिन बहुत सारे दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स अब भी बंगले के हर कोने में मौजूद थे। चलते चलते आयाना एक कमरे के बाहर पहुंची, जिसके बाहर कंट्रोल रूम लिखा हुआ था। आयाना जानती थी कि इस घर में इतने लोग, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है
जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इसीलिए भागना है तो सबसे पहले यहाँ के सीसीटीवी कैमरा को बंद करना होगा। उसने चारों तरफ देखा और जब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया तो वो चुपके से अपने कमरे के अंदर आ गई। कमरे में फिलहाल कोई नहीं था। तभी उसे कमरे में बने बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई और वो धीरे से बोली, लगता है वो वॉशरूम में है। ठीक है आयाना, शुरू हो जा बेटा। आयाना ने बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर रखा लोहे का फ्लावर वाज उठा लिया। उसे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, फिर भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो वहाँ पर खड़ी थी। तभी गार्ड जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, अपनी यूनिफॉर्म अपने गीले हाथ पोंछते हुए निकला, वैसे ही अचानक उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ। उसे अपने सिर पर तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला और अगले ही पल वो गिरकर ढेर हो गया। ये देखकर आयाना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसकी धड़कनें और सांसें बहुत तेज हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने अपनी धड़कनों को नॉर्मल करते हुए कहा, रिलैक्स आयाना, रिलैक्स, तुमने कर दिखाया, वेरी गुड, अब बस ऐसे ही करती रहो, आधा काम तो हो गया। उसके बाद आयाना ने जैसे तैसे करके उस सिक्योरिटी गार्ड को एक कुर्सी पर बैठा दिया। उसने उसे इस तरह से बिठाया कि ऐसा लगे जैसे वो बैठकर सामने स्क्रीन पर देख रहा है, ना कि बेहोश पड़ा हुआ है। सामने जो स्क्रीन चल रही थी उस पर इस वक्त लगभग हर घर का कोना, हर हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे पता चल रहा था कि इस घर के कोने कोने में कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद आयाना सामने टेबल पर रखे कीबोर्ड पर फटाफट उंगलियां चलाने लगी। वो कुछ टाइप कर रही थी और उसकी नजरें सामने स्क्रीन पर थी। तभी वो मुस्कुराकर बोली, ये हो गया सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ, वेरी गुड स्टेप टू कंप्लीट। बोलकर आयाना ने एक फाइन क्लिक किया और उसके चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान आ गई। आयाना अपने आप को शाबाशी देते हुए बोली, शाबाश आयाना, आज बहुत सही जा रही हो तुम, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। अब बस ऐसे ही जाओ, जल्दी ही इस बंगले से बाहर निकल जाओगी और उस डेविल की कैद से भी। उसके बाद मैं उसके भाई को यहाँ से निकालने के लिए बाहर से कोई मदद लेकर आऊँगी, पर पहले मेरा यहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। सारे कैमरे बंद करने के बाद आयाना कमरे से बाहर आई और उस कमरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया, ताकि कोई उस कमरे में बिल्कुल भी ना आए और उसका पर्दा फाश न हो जाए। उसके बाद आयाना जैसे तैसे करके बंगले के बाहर निकली, लेकिन हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे। वो इतना कैजुअली बंगले के बाहर निकली मानो वो बाहर टहलने जा रही हो। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि बंगले के अंदर इनको कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, बस उन्हें किसी भी हाल में बाहर न जाने दिया जाए। इधर उधर घूमती हुई आयाना बंगले के पीछे की तरफ चली गई और फटाफट से झाड़ियों में छुप गई। सिक्योरिटी गार्ड्स हाथों में बंदूक लेकर, काला चश्मा और पूरी यूनिफॉर्म के साथ चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस लिए इधर उधर चक्कर काट रहे थे, जैसे कि वो इंसान नहीं कोई रोबोट हो। किसी तरह झाड़ियों में से सबसे छिपकर आयाना पीछे की दीवार के पास जाना चाहती थी, और जहाँ से वो बाहर निकल सके, क्योंकि दरवाजे से उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। वहाँ पर सिक्योरिटी का पहरा बहुत ज्यादा था। तभी वो उन सबको देखकर बोली, इस रावण ने अपनी लंका में हर जगह राक्षस खड़े किए हुए। उसने पीछे देखा, जहाँ एक बड़ा सा गार्डन था, जहाँ अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे और चारा खा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग आपस में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी आयाना के दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुश होकर खुद से बोली, आइडिया, अगर मुझे यहाँ से भागना है तो इन सब गार्ड्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। तभी उसे एक वेब सीरीज का सीन याद आया और तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वाह, सही टाइम पर सही चीज़ याद आ गई। उसके बाद आयाना के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आई और वो खुद से बोली, अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक बार इन घोड़ों के अस्तबल तक पहुँच जाऊँ। आखिर क्या सोच रही थी आयाना? वो अस्तबल पहुंचकर आखिर क्या करने वाली थी? क्या वो आज कबीर की कैद से आज़ाद हो पाएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आयाना कुछ सोचते हुए बोली, आइडिया, अगर मुझे यहाँ से भागना है तो इन सब गार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करना होगा। तभी उसे एक वेब सीरीज का सीन याद आ गया और तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वाह, सही टाइम पर सही चीज़ याद आ गई। उसके बाद आयाना के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई और वो खुद से बोली, अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक बार इन घोड़ों के अस्तबल तक पहुँच जाऊँ। आयाना वहीं पर बैठी सोच रही थी कि अब उसे अपने प्लान को आखिर कैसे अंजाम देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद आयाना इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र में एक गार्ड आया जो अपनी जगह पर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उस गार्ड को सिगरेट पीते देखकर आयाना के होंठ पर मुस्कान आ गई। आयाना कुछ देर वहीं बैठकर उस गार्ड पर नजर रखती रही। आयाना उसे सिगरेट पीते हुए गौर से चुपचाप देख रही थी। तभी सिगरेट पीने के बाद उस आदमी ने सिगरेट को जमीन पर गिराया और पैरों के नीचे कुचलकर वहां से चला गया। ये देखकर आयाना गुस्से से बोली, शिट, ये क्या कर दिया बेवकूफ, अब मेरा प्लान पूरा कैसे होगा? आयाना इधर उधर देखते हुए फटाफट उस सिगरेट की तरफ भाग कर आई। उसके चेहरे पर एक डर था, लेकिन जब उसने वहां पहुंचकर उस सिगरेट को उठाकर देखा तो उसका वो डर खत्म हो गया और उसने राहत की सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, इसमें अभी भी आग है। मुझे तो लगा था कि उस आदमी ने इसे पूरी तरह से बुझा दिया। चलो, उसने मेरा काम आसान कर दिया, अब मैं आगे के प्लान पर काम कर सकती हूँ। उसके बाद आयाना उस सिगरेट को लेकर वापस उसी जगह पर पहुंच गई। उस सिगरेट को संभाल कर ले जा रही थी, क्योंकि उसमें बची हुई थोड़ी सी चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए थी। अगर वो चिंगारी बुझ जाती तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वहाँ पर पहुंचकर उसने उन गार्ड्स की तरफ देखा जो वहाँ पहरे भी कर रहे थे। तभी वो उन्हें देखते हुए बोली, कम ऑन, अब क्या यहीं पर खड़े रहोगे? जाओ यहाँ से, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो
मेरे प्लान को अंजाम कैसे दूंगी? अयाना इरिटेट हो रही थी, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अयाना एक दो गहरी सांस लेकर अपने आप से बोली, रिलैक्स अयाना, थोड़ा सब्र कर। इतनी जल्दबाजी करेगी तो पकड़ी जाएगी बेवकूफ। और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। उसने अपने आप को डांट लगाई, लेकिन अपने हाथ में पकड़ी हुई उस सिगरेट को देखकर उसे चिंता हो रही थी कि तभी वो धीरे से बोली, सिगरेट की आग बुझने वाली है, इससे पहले ये बुझ जाए मुझे अपने काम को अंजाम देना ही होगा, वरना मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? कितने मुश्किल से आज एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हाथ आई है। ऊपर से कंट्रोल रूम के गार्ड को भी मैंने बेहोश कर दिया है। आई रियली होप कि मेरे यहाँ से भागने से पहले वो होश में ना आ जाए, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अयाना ने भागने का प्लान तो बना लिया था, यहाँ तक कि वो अब तक काफी पड़ाव भी पार कर चुकी थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। उस डेविल का ख्याल आते ही उसके सीने में उसके लिए जो डर दफन था वो उभरने लगा था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो उस डेविल के सामने एक शेरनी की तरह रहने की कोशिश करती थी। अयाना उसके सामने खुद को ऐसे दिखाती थी जैसे उसे कबीर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना वो उससे डरती है। पर असल बात तो ये थी कि जब जब वो डेविल उसकी आंखों के सामने आता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली अयाना के सब्र का फल उसे मिला और वो दोनों गार्ड्स वहाँ से वॉशरूम की तरफ चले गए। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अयाना ने एक नज़र चारों तरफ देखा और जब उसे लगा कि वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं है तो फटाफट से भागकर घोड़े के अस्तबल तक पहुँच गई, जैसा कि उसने सोचा था। वहाँ पर बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई थी। वहाँ बहुत सारे घोड़े थे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था और वो इस वक्त चारा खा रहे थे। अयाना ने उस जलती हुई सिगरेट को एक सूखे घास के बंडल के बीच में दबा दिया, उस पर फूंक मारने लगी। जल्दी ही सूखी घास ने उस जलती हुई सिगरेट से आग पकड़ ली और उस घास में हल्की हल्की चिंगारियां उठने लगी। अयाना अब उन घोड़ों को देखने लगी जो बड़ी मासूमियत के साथ वहाँ खड़े घास खा रहे थे। तभी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों की जान खतरे में डाल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये लोग तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर मुझे यहाँ से भागना है तो मुझे ये काम करना ही होगा, वरना ये लोग पता नहीं यहाँ मेरे साथ क्या करेंगे, खास करके तुम्हारा बॉस। उसके बाद अयाना ने देखा कि आग थोड़ी बढ़ने लगी है। तभी वो घोड़ों को देखकर बोली, मुझे माफ कर देना, बाय बाय। घोड़ों को बाय बोलकर उनसे माफी मांगकर अयाना वहां से भागकर फिर से एक कोने में जाकर छुप गई, जहां पर आसानी से किसी की भी नजर न पड़ी। कुछ ही देर में आग जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और घोड़े जोर जोर से आवाज करने लगे। अचानक धुआं तेज हो गया और सूखी घास देखते ही देखते आग की लपटों में घिरकर जलने लगी। तभी एक गार्ड वहां का चक्कर लगाने आया तो अचानक आग लगी हुई देखकर घबरा गया। घोड़ों की तेज आवाज सुनकर कुछ और गार्ड भी वहां पर भागे भागे आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ माय गॉड, आग लग गई। तभी घोड़े इतना तेज चिल्लाने लगे कि उन्होंने सभी गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो सब भागते हुए अस्तबल की तरफ जाने लगे। कुछ ही पलों में सारे गार्ड्स देखते ही देखते वहां इकट्ठे हो गए और पानी की बाल्टियां भर भर के वहां पर लाने लगे। जब सारे गार्ड्स वहां पर इकट्ठे हो गए तो अयाना अपने आप से बोली, शाबाश अयाना, क्या काम किया है तुमने। अब एक काम करती हूँ, फटाफट से यहाँ से निकल जाती हूँ। ये आग कुछ मिनट तक गार्ड्स को यहाँ पर बिजी रखेगी। आई होप कि सारे गार्ड्स यहाँ पर पहुंच गए हो और मुझ पर नजर रखने के लिए कोई और गार्ड्स रह ना गया हो। ये बोलकर अयाना बंगले के पीछे की दीवार की तरफ भागने लगी। अयाना को काफी डर लग रहा था, फिर भी वो अपने डर को काबू किए हुए बस भागे जा रही थी। वो बस मन ही मन में बड़बड़ा रही थी, भाग अयाना भाग, आज सही मौका है। अगर आज यहाँ से नहीं निकली तो फिर कभी नहीं निकल पाएगी, और आज तेरी कोशिश को देखते हुए अगर तू पकड़ी गई तो डेविल पक्का तुझे मौत की सजा देने वाला है। क्या पता वो तुझे गोली से उड़ा दे। कुछ देर में भागते भागते अयाना फाइनली बंगले के पीछे की दीवार के पास पहुंच गई और चारों तरफ देखने लगी। सब और देखने के बाद वो चैन की सांस लेकर बोली, शुक्र है कोई नहीं है यहाँ पर, शायद अब मैं बच जाऊंगी। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उस दीवार पर चढ़कर दीवार के बाहर की तरफ कूद गई। जैसे ही वो बाहर की तरफ कूदी तो खुशी से चिल्लाने लगी, यस, मैंने घर दिखाया, थैंक यू भगवान, हो गई मैं उस डेविल के चंगुल से आजाद। अयाना अब बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी। वो लगभग 10 मिनट तक लगातार भागती रही और काफी दूर आ गई थी और अभी बार बार पीछे पलट कर देख रही थी कि कहीं वो लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे। लेकिन उसने ये देखकर राहत की सांस ली कि वो अकेले ही भाग रही थी, वहां पर कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। इसका मतलब उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि वो भाग चुकी है। वो मन में बड़बड़ाते हुए लगातार भाग रही थी, थैंक गॉड मैं बच गई। ये तो अच्छा है कि इस वक्त गौतम और कबीर दोनों ही बंगले में नहीं है। अगर वो होते तो मेरा भाग पाना नामुमकिन था। सिर्फ वही दोनों है जिनका ध्यान भटकाना नामुमकिन है। सिर्फ उन्हीं दोनों को चकमा नहीं दिया जा सकता। बाकी सबका ध्यान तो मैंने बड़ी आसानी से भटका दिया। हाथ बचकर भाग निकली। अयाना आगे सड़क पर भागती जा रही थी। वो भागते भागते थक गई तो 2 सेकंड रुककर तेज तेज सांसें लेने लगी, क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। वो बहुत बुरी तरह से थक गई थी और उसकी टांगें दर्द करने लगी थी कि तभी अचानक उसने देखा कि सामने से एक बड़ी सी गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। अयाना को लगा कि ये नॉर्मल गाड़ी है। वो उस गाड़ी को इग्नोर करके फिर से भागने लगी। तभी अचानक तेज आवाज के साथ गोली चली जो सीधे अयाना के हाथ के बाजू से टच होते हुए निकली। तभी अयाना को इतना जोर से दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल गई। चीखते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। वो अब जमीन पर पड़ी उस काली गाड़ी को देख रही थी। उसे यकीन था कि उसमें से ही जरूर किसी ने उस पर गोली चलाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी किसकी थी और उसके ऊपर गोली किसने चलाई और क्यों। अयाना कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। वो अब हर गुजरते पल के साथ अपना होश खोती जा रही थी।
आयाना के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। वो तकरीबन 5 मिनट तक स्ट्रगल करती रही, लेकिन अब वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, बेहोश हो रही थी आयाना। अब सड़क पर पड़ी हुई थी। एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उसे जूतों की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत करके पूरी ताकत के साथ आयाना बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपनी आंखों को हल्का सा खोल पाई। तभी उसको अपने सामने काले रंग के जूते नजर आए, जो उसी की तरफ आ रहे थे। धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उस आदमी के हाथ में गन थी और चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस। उसके सामने कोई और नहीं, कबीर डोंगरा खड़ा था। उसे देखते ही आयाना की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। अपनी कैद से भागने के जुर्म में कबीर अब उसे क्या सजा देगा? क्या आयाना अब कभी फिर से भागने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या वो कभी कबीर डोंगरा के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक उसे जूतों की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत करके पूरी ताकत के साथ आयाना बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपनी आंखों को हल्का सा खोल पाई। तभी उसे अपने सामने काले रंग के जूते नजर आए, जो उसी की तरफ आ रहे थे। धीरे धीरे अपनी नज़रों को उठाकर जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उस आदमी के हाथ में गन थी और चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस। उसके सामने कोई और नहीं, कबीर डूंगरा खड़ा था। उसे देखते ही आयाना की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। जहाँ आयाना सड़क पर बेहोश पड़ी थी, वहीं शुभी इस वक्त समायरा के पास बैठी थी। वो समायरा का बहुत ध्यान रख रही थी। समायरा के कमरे में बहुत सारा ऐसा सामान था जिससे समायरा और शुभी की यादें जुड़ी हुई थी। तभी शुभी खड़ी होकर कबर्ड के पास गई और उसे खोलकर देखा तो उसे कबर्ड में एक एल्बम मिली। उस एल्बम को शुभी बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। ये उसकी और समायरा की फेवरेट एल्बम थी, जिसमें दोनों ने जिंदगी के खूबसूरत पलों को फोटोज में कैद कर रखा था। उनका जब भी मन होता था उन्हें खोलकर वो दोनों अब पुराने हसीन दिन याद कर लिया करती थी। बचपन से लेकर जवानी तक की हर मोमेंट उन फोटोज में कैद थी। शुभी वो एल्बम लेकर आई और समायरा के पास बैठ गई। वो मुस्कुराकर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी हुई समायरा से बोली, सैम, ये देख, ये हमारी फेवरेट एल्बम। तुम्हें याद है ना, जब भी हमारा मूड अपसेट होता था हम साथ में मिलकर इस एल्बम को देखते थे। इसमें हमारे कितने हसीन लम्हे कैद हैं। चलो आज एक बार फिर से उन लम्हों को ताज़ा करते हैं। शुभी एल्बम को खोलकर फोटोज को देखने लगी और एक एक फोटो को उठाकर समायरा को एक्सप्लेन करने लगी कि ये फोटो कब ली गई थी और वो मोमेंट कितना स्पेशल था। इसी तरह शुभी बहुत सारी फोटोज दिखाकर समायरा को एक्सप्लेन कर रही थी। तभी वो एक पुरानी पिक्चर उठाकर समायरा से बोली, तुम्हें पता है सैम, अब मेरे हाथ में कौन सी फोटो है? फिर शुभी ने मुस्कुराकर उस फोटो को देखते हुए कहा, ये तब की फोटो है जब हम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। हम दोनों को ही बाल बनाने को नहीं आते थे और उस वक्त मैंने भी घर पर नहीं आई थी, इसीलिए पीयूष भाई ने हम दोनों की चोटियाँ बनाई थी और हम दोनों बिल्कुल जोकर लग रही थी। ये बोलकर शुभी हंसने लगी। तभी अपने भाई को याद कर उसकी आंखें नम हो गई और वो बोली, भाई ने बहुत मेहनत करके हम दोनों की चोटियाँ बनाई थी। जब हम उन चोटियों के साथ स्कूल गए तो याद है सब बच्चों ने हमारा मजाक बनाया था और हम आकर बहुत रोए थे। तब अगस्त्य और पीयूष हमें मनाने के लिए पार्क लेकर गए और हमें ढेर सारे खिलौने दिलाए थे। अगस्त्य का जिक्र आते ही शुभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वो बस फोटोज को नीचे रखकर एल्बम के पेजेस को पलटने लगी। तभी एक फोटो को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस फोटो को निकालकर वो फिर से बोली, और ये मेरे जन्मदिन की फोटो है। देखो, तुमने मेरे पूरे चेहरे पर केक लगा दिया था। मैं कितना गुस्सा हुई थी क्योंकि तुमने मेरा बहुत एक्सपेंसिव मेकअप खराब कर दिया था। और देखो तुम कैसे पेट पकड़ पकड़ के हंस रही थी मेरा रोता हुआ चेहरा देखकर। उसके बाद उस फोटो को रखकर वो पेज पलटती गई और एक एक फोटो और उन दोनों की यादों को समायरा को एक्सप्लेन करती रही। समायरा बिस्तर में जैसी की तैसी लेटी हुई थी। उसकी आंखें अभी बंद थी। वहाँ मशीनों की आवाज़ भी नॉर्मल लग रही थी। तभी अचानक शुभी का हाथ एक छोटे से एनवेलप पर पड़ा जो उस एल्बम में उसके कब्र के अंदर छुपा हुआ था। उसे देखकर शुभी कंफ्यूज होकर बोली, इसमें कौन सी फोटोज हैं? तभी उसे याद आया, इस एनवेलप को कभी भी समायरा उसे देखने नहीं देती थी। वो हमेशा उसे छुपा कर रखती थी। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये बोल दिया करती थी कि इन फोटोज में वो अच्छी नहीं लग रही, या इसी तरह का कोई बहाना। शुभी ने उस एल्बम को कवर से निकाला और फिर उसे खोलकर उसके अंदर की फोटोज को देखने लगी। तभी उसने जैसे ही उन फोटोज को देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई और कुछ रियलाइज करते हुए उन तस्वीरों को हैरत से देखने लगी। कुछ देर उन्हें देखने के बाद वो हैरान होकर बोली, ये सब क्या है? शुभी और कुछ समझ पाती कि तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ सुनते ही शुभी एकदम होश में आई और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वह हैरान हो गई। उसके पीछे दरवाजे पर अनामिका खड़ी थी, जिसके एक्सप्रेशंस इस वक्त बहुत खराब लग रहे थे। अनामिका को देखकर शुभी ने अपने हाथ में पकड़ी उस फोटोज को तुरंत एनवेलप में डाला और फिर से एनवेलप में डालकर और फिर से एल्बम में डालकर एल्बम को बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। अनामिका कमरे के अंदर आई और शुभी के सामने खड़ी हो गई। वो अपनी आंखें सिकोड़कर कड़क आवाज में शुभी से बोली, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगस्त्य ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया था ना? मैंने सुना था वो तुम्हें हॉस्पिटल से सीधा तुम्हारे घर ड्रॉप करके आया था। उसके बाद तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अनामिका की इतनी कड़क आवाज़ सुनकर शुभी अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? और मैं तुम्हें जवाब दूँ भी क्यों? हो कौन तुम? मुझसे बेकार के सवाल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। शुभी का ऐसा जवाब सुनकर अनामिका को गुस्सा आ गया।
वो अपने दांत गुस्से में पीसते हुए बोली, इस घर की होने वाली मालकिन हूँ मैं अगस्त्या की होने वाली वाइफ हूँ, समझी तुम? और मुझे जवाब नहीं दोगी तो किसे जवाब दोगी, जबकि तुम यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मौजूद हो? तुम दोनों अब पति पत्नी नहीं हो, फिर याद कर क्या रही हो तुम? अनामिका की गुस्से से भरी कड़क आवाज सुनकर शुभी भी तेज आवाज में बोली, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी घर है, मैं यहाँ उसकी केयरटेकर बनकर आई हूँ। मिल गया तुम्हें जवाब? और मुझे यहाँ आने से या यहाँ रहने से तुम तो क्या, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी नहीं रोक सकता, समझी तुम? बेशक हमारा डाइवोर्स हो गया है, लेकिन हम पति पत्नी रह चुके हैं। उस हिसाब से उसकी आधी प्रॉपर्टी पर मेरा हिस्सा है, और इस घर में भी। तो टेक्निकली इस घर की आधी मालकिन अभी भी मैं हूँ, इसीलिए जुबान संभाल कर बात करो, समझी? शुभी की हाजिर जवाबी देखकर अनामिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी वो शुभी को देखकर जोर से चिल्लाई, यू बिच, हाउ डेयर यू, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती भी हो कौन हूँ मैं और तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? अनामिका की इस बात पर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ शुभी ने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती अनामिका, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। तुम भूपेंद्र कश्यप की बेटी हो और अगस्त्य राव की गर्लफ्रेंड, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। और हाँ, मुझसे बात करने से पहले थोड़ी तमीज सीख लो। ये सुनकर अनामिका ने अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लिया और शुभी को गुस्से से घूरते हुए बोली, माफी मांगो अभी, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शुभी को ये वार्निंग देते हुए अनामिका 2 कदम आगे आई। अब वो बहुत डार्क आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन शुभी को इन सबसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, तुमसे माफी मांगे मेरी जूती, मेरी भी कुछ इमेज है। तुम जैसी लड़की के सामने गिड़गिड़ा कर मैं उसे खराब नहीं कर सकती यार। और हाँ, तुम्हें इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। इस बात पर अनामिका अपनी आंखें सिकोड़ कर बोली, इमेज? क्या इमेज है तुम्हारी? तुम एक रेपिस्ट की बहन हो, समझी? अगस्त्या तुमसे और तुम्हारे भाई से नफरत करता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करो। अनामिका की बात सुनकर शुभी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसका मन हुआ कि वो अनामिका को अभी अच्छा खासा सबक सिखा दे। शुभी गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, अगर एक शब्द और मेरे भाई के बारे में बोला ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझी? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। अपनी एक गंदी जुबान बंद करो और चली जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की उसके आसपास रहे। अपनी इंसल्ट होती देख अनामिका गुस्से से कांपने लगी। उसे पता था कि पीयूष का नाम लेने पर शुभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने पीयूष को ही टारगेट करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कहाँ है तुम्हारा भाई? इस तरह से छिपकर क्यों घूम रहा है? दम है तो सामने आए। वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि वो गुनहगार है। उसे अच्छे से पता है कि जिस दिन वो सामने आया वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दे रही हूँ, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वो बच नहीं पाएगा। ये सुनकर शुभी के एक्सप्रेशंस और भी डार्क हो गए। अनामिका के मुंह से अपने भाई की बुराई उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुभी का मन हुआ कि वो अनामिका के चेहरे पर एक जोरदार चाटा मार दे। वो अनामिका को देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मेरे भाई के साथ क्या होगा क्या नहीं इसकी फिक्र तुम मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई को बर्बाद करने की कोशिश में तुम खुद बर्बाद हो जाओ। जाओ अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो, अपने इस 2 कौड़ी के शरीर को रिवील करके उसे सेड्यूस करो, क्योंकि यही कर सकती हो तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की। शुभी की बात सुनकर अनामिका का गुस्सा हद के पार हो गया और उसने शुभी के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि शुभी के गाल पर थप्पड़ पड़ता, शुभी ने उसके हाथ को हवा में ही जोर से पकड़कर उसकी कलाई मरोड़ दी। ये देखकर अनामिका हैरान रह गई। उसने शुभी का इतना स्ट्रॉन्ग रूप पहली बार देखा था, वरना उसके लिए तो शुभी एक कमजोर सी लड़की थी जिससे वो बहुत आराम से हैंडल कर सकती थी। शुभी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा, जिससे अनामिका को दर्द हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रही थी। तभी एक भारी आवाज ने उन दोनों को इंटरप्ट कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये किसकी आवाज थी? क्या अनामिका अपने बुरे इरादों में कामयाब हो जाएगी या शुभी के मजबूत इरादे और हिम्मत देखकर डर जाएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी की बात सुनकर अनामिका का गुस्सा हद के पार हो गया और उसने शुभी के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि शुभी के गाल पर वो थप्पड़ पड़ता, शुभी ने उस हाथ को हवा में ही जोर से पकड़कर उसकी कलाई मरोड़ दी। ये देखकर अनामिका हैरान रह गई। उसने शुभी का इतना स्ट्रॉन्ग रूप पहली बार देखा था, वरना उसके लिए तो शुभी एक कमजोर सी लड़की थी जिससे वो बहुत आराम से हैंडल कर सकती थी। शुभी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे अनामिका को दर्द हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रही थी। तभी एक भारी सी आवाज उन दोनों को इंटरप्ट करती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगस्त्य दरवाजे पर खड़ा उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। अगस्त्य की आवाज सुनते ही शुभी ने अनामिका का हाथ छोड़ दिया। अनामिका की कलाई में तेज दर्द हो रहा था। हाथ छोड़ते ही वो अपनी कलाई को मसलने लगी। शुभी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अगस्त्य की ओर से अपनी नजरें इस तरह से फेरी जैसे वो उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। अगस्त्य कमरे में अंदर आया। उसके अंदर आते ही अनामिका बेचारी सी शक्ल बनाकर दौड़कर अगस्त्य के पास आई और शुभी की शिकायत करने लगी। अगस्त्य, देखो ना, शुभी कितनी बदतमीज हो गई है। तुमने देखा ना अभी अभी उसने क्या किया? इसने मेरी कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी। मुझे कितना दर्द हो रहा है पता है? ये कहकर अनामिका ने बहुत बेचारगी भरी ऐसी शक्ल बना ली जैसे अभी रो पड़ेगी।
वही शुभी उसकी नौटंकी देखकर अपनी आंखें घुमाकर धीरे से बड़बड़ाई। नौटंकी। अगस्त्या ने अनामिका की कलाई की तरफ देखा जो लाल हो गई थी। शुभी ने शायद कुछ ज्यादा ही जोर से उसकी कलाई मरोड़ दी थी। अगस्त्या ने शुभी की तरफ देखकर थोड़ी कड़क आवाज में कहा, ये सब क्या है शुभी, क्यों किया तुमने ऐसा? शुभी ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर अगस्त्या की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तुम्हें। शुभी का ऐसा जवाब सुनकर अगस्त्या इरिटेट हो गया। अनामिका को ये मौका बिल्कुल ठीक लगा और उसने शुभी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तभी अनामिका ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, देखा देखा तुमने, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है, देखो कैसे बात कर रही है, वो भी तुम्हारे सामने। पता नहीं इसे क्या हो गया है, लगता है ये पागल हो गई है। इसे देखकर तो लग रहा है इसके मन में किसी का भी डर नहीं है। मैंने इसे कहा कि तुम्हें इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन देखो इसने मेरी बात नहीं मानी। अगस्त्या ने अनामिका की तरफ देखकर अनोइंग आवाज में कहा, अब तुम किसी पर हाथ उठाओगी तो वो अपना बचाव तो करेगी ही ना, तुम्हें क्या जरूरत थी शुभी पर हाथ उठाने की? अगस्त्या की कड़क आवाज सुनकर अनामिका चौंक गई। ये बात सुनकर हल्की सी हैरानी शुभी को भी हुई और उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्या ने गहरी सांस लेकर अनामिका से पूछा, खैर तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? अनामिका ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई थी बेबी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर ये सब हो जाएगा। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर अनामिका वहां से चली गई। बाहर आते ही वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी, मुझे तो लगा था कि अगस्त्या मेरी साइड लेकर शुभी को बहुत डांटेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने उल्टा मुझे ही सुना दिया। मुझे शुभी पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, मतलब उसने शुभी की साइड ली। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उसे शुभी के पास नहीं जाने दे सकती। अनामिका का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो गुस्से में वहां से चली गई। अनामिका के जाने के बाद अगस्त्या शुभी के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? शुभी ने अगस्त्या की जितनी ही कड़क आवाज में उसकी तरफ देखकर कहा, तो क्या थप्पड़ खा लेती? मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को भी, लेकिन अब नहीं करूंगी। जहाँ एक तरफ ये दोनों आपस में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी हुई अयाना अपनी आंखें खोल रही थी। उसे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और उसकी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके अयाना को होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो खुद को एक नरम मुलायम बिस्तर पर पाया। उसके कंधे पर पट्टी थी और हाथ में आईवी ड्रिप की सुई लगी हुई थी। अयाना अपने चारों तरफ देखकर हैरान थी। वो बिस्तर से एकदम उठकर बैठ गई और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, जहाँ तक मुझे याद है, जब मुझे गोली लगी थी और मैं सड़क पर बेहोश थी, और बेहोश होने से पहले मैंने उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा था। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो कबीर डोंगरा ही था, वही डेविल जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। तभी अयाना ने महसूस किया कि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो फिर से उसी डेविल के पिंजरे में जाकर फंस गई थी। उसने जैसे तैसे करके बिस्तर से उठकर अपने हाथ से सुई निकालकर फेंक दी और अपने कमजोर शरीर को मुश्किल से संभालते हुए कमरे से बाहर निकल आई। वो नीचे हॉल में आई जहाँ घर के बहुत सारे नौकर यहाँ वहाँ अपने काम में लगे हुए थे। वो बंगले से थोड़ा बाहर निकली तो वहाँ एक बहुत बड़े से स्विमिंग पूल में कबीर नहा रहा था। वो पानी में डुबकियां लगा रहा था और उसके आसपास कई सारे गार्ड्स हथियार लिए हुए खड़े थे। उस इंसान के कपड़े स्विमिंग पूल के पास एक बड़ी सी चेयर पर रखे हुए थे। उसे देखकर अयाना की आंखें डार्क हो गई। वो गुस्से में चलकर स्विमिंग पूल के पास आकर जोर से चिल्लाई, कबीर डोंगरा। तभी एकदम से कबीर पानी से बाहर निकला और उसकी नशीली मदहोश कर देने वाली डार्क आंखें अयाना पर पड़ी जो गुस्से से उसे देख रही थी। अयाना को देखकर कबीर के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। उसे देखकर उसने फिर से पानी में डुबकी लगाई और तैरते हुए स्विमिंग पूल के किनारे आकर बाहर निकल आया। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आई और हाथ में बाथरोब लेकर कबीर को पहना दिया। वो बाथरोब की डोरी को बांधते हुए अयाना की तरफ आते हुए बोला, तो फाइनली होश आ गया तुम्हें, अब कैसा लग रहा है? अयाना ने गुस्से में कबीर से पूछा, तो वो तुम ही थे, वो तुम ही थे ना? कबीर ने तिरछा मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहा, किस बारे में बात कर रही हो तुम? कबीर को इस तरह अनजान बनता हुआ देखकर अयाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कबीर के पास आई और उसके बाथरोब के कॉलर को जोर से पकड़ लिया। हालांकि उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तुमने मुझ पर गोली चलाई, तुमने मुझे शूट किया, वो तुम ही थे, मैंने देख लिया था तुम्हें। ये बात सुनकर कबीर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओह ये तो अच्छी बात है, अब आगे से तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगी। फिर कबीर ने ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया और अयाना को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे अयाना शॉक हो गई। वो कबीर की बाहों में झटपटाने लगी। कबीर ने कसकर उसे पकड़ रखा था। तभी अयाना ने गुस्से से दिल मिलाते हुए कहा, You bastard, leave me! I will kill you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं क्या करता स्वीटहार्ट, तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे पास। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस बंगले से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तुम बाहर नहीं जाओगी। उसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुंह उठाकर भाग गई। ये भी नहीं सोचा कि भागने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लगता है अब तुम्हारे ऊपर थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। अयाना ने जोर से झटका देकर
कबीर को अपने हाथ से अलग किया और गुस्से में बोली, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरे परिवार के साथ इतना गलत करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा हुआ है तुमने? आखिर क्या चाहिए तुमको मुझसे? ओह, मैं समझ गई। तुम जैसा कमीना इंसान शरीर के अलावा मुझसे और चाह भी क्या सकता है? बोलो, मेरा शरीर चाहिए ना तुम्हें, है ना? आयाना की बात सुनकर एक पल के लिए कबीर बिल्कुल चुप हो गया। तभी अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। आयाना गुस्से में तमतमाती हुई उसके सामने खड़ी थी। तभी जी भर के हंसने के बाद कबीर आयाना के पास आकर बोला, तुम्हें कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है खुद को लेकर। इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ इस कंक्लूजन पर पहुंची कि मुझे तुमसे तुम्हारी बॉडी चाहिए? लाइक रियली? तुम्हें शायद पता नहीं है कि कबीर डोंगरा का जो कलेक्शन है ना, वो इतना जबरदस्त है कि तुम सोच भी नहीं सकती। और उस कलेक्शन में तुम तो बिल्कुल फिट भी नहीं होती। तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के साथ रोज रात बिताता हूँ मैं। ये कहकर कबीर आयाना के करीब आया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने बहुत ज्यादा करीब खींच लिया। इतना करीब कि आयाना को कबीर की सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी कबीर ने आयाना के कान के पास आकर हल्की सटकटिव आवाज में कहा, और अगर मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए होती ना, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसा करने से रोक सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं चाहता तो तुम्हें अपने बिस्तर की शान बना सकता था। तुम्हारे साथ जब चाहता तब वो सब कुछ कर सकता था। इसीलिए खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कहकर कबीर ने झटके से आयाना की कमर छोड़ी और पलटकर जाने लगा। तभी आयाना चिल्लाई, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? अगर मारना चाहते हो तो मार डालो। इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही कबीर के कदम वहीं रुक गए और उसने शैतानी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे क्या चाहिए ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब तक थोड़ा सब्र रखो मेरी जान। और हाँ, दोबारा भागने की सोचना भी मत, क्योंकि कबीर डोंगरा का निशाना आज तक कभी चूका नहीं है। मैं चाहता तो गोली तुम्हारे सीने में उतार सकता था, और अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो ऐसा करने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये कहकर कबीर वहां से चला गया। कबीर ने आयना को क्यों कैद करके रखा था? ऐसा कौन सा राज था जो बहुत जल्द आयाना पर खुलने वाला था? क्या आयाना कभी कबीर की कैद से आजाद हो पाएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आयाना का सवाल सुनकर कबीर के कदम वहीं रुक गए और उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे क्या चाहिए? ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब तक थोड़ा सब्र रखो मेरी जान। और हाँ, दोबारा भागने की सोचना भी मत, क्योंकि कबीर डोंगरा का निशाना आज तक कभी नहीं चूका। मैं चाहता तो गोली तुम्हारे सीने में उतार सकता था, और अगली बार अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ऐसा करने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये कहकर कबीर वहां से चला गया। उसकी धमकी सुनकर आयाना के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए सोचने लगी, अगली बार अगर मैं भागी तो ये इंसान जरूर मेरे सीने में गोली उतार देगा। इसका मतलब अगर अगली बार मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। ये सोचते हुए वो कमरे में आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तभी कमरे में दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। अयाना ने पलटकर देखा तो वो गौतम खड़ा था। अलीशा उसकी गोद में थी और उसके हाथ में आइसक्रीम थी। अयाना को होश में देखकर अलीशा बहुत खुश हुई और गौतम ने उसे नीचे उतार दिया। नीचे आते ही अलीशा भागकर अयाना के पास आई और बोली, अयाना दीदी, आपको होश आ गया? अयाना धीरे से मुस्कुरा दी। तभी गौतम अयाना के पास आकर बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? अयाना ने हल्का सा सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। कमाल हो तुम लोग, खुद ही गोली चलाते हो और खुद ही जान बचाते हो। गौतम ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और उसे देखकर बोला, मैं आपके लिए खाना भिजवा देता हूँ, आपको खाना खाने के बाद दवाई लेनी है। ये कहकर गौतम वहाँ से चला जाने लगा कि तभी अयाना खड़ी होकर बोली, वो इंसान आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है? उसे मुझसे क्या चाहिए गौतम? ये सुनकर गौतम के कदम वहीं रुक गए और वो अयाना की तरफ देखकर बोला, वो मेरे बॉस हैं। उनकी कुछ सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में वो किसी को नहीं बताते। मुझे भी नहीं पता कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ, उसके बाद आप दवाई ले लेना। ये बोलकर गौतम कमरे से चला गया। तभी गौतम को एक कॉल आया, कमरे में आओ जल्दी। ये सुनकर गौतम तुरंत कबीर के कमरे की तरफ गया। वहीं दूसरी ओर शुभी की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगस्त्या ने शुभी के दोनों कंधे पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे शुभी चिढ़ गई। तभी शुभी की आंखों में देखते हुए अगस्त्या बहुत ठंडी आवाज़ में बोला, देखो शुभी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया है क्योंकि तुम अपने उस कमीने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए समायरा की गवाही चाहती हो, जो कि मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जब तक तुम इस घर में हो, अपनी लिमिट में रहो। अगस्त्या की बात सुनकर शुभी ने भी ठंडी आवाज में पूछा, अच्छा तो क्या है मेरी लिमिट? बताओ मुझे। हमारा डाइवोर्स हो चुका है मिस्टर अगस्त्य राव। कानून के मुताबिक तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी पर हक है मेरा, और इस घर पर भी। इस हिसाब से तो ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है।
ये सुनकर अगस्त्य इरिटेट होकर बोला, लगता है तुम्हें बख्शकर मैंने गलती कर दी। अब तुम मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना पता नहीं मुझसे क्या हो जाएगा। गुस्से में अगस्त्य अपने कमरे से चला गया और शुभी वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रही। तभी वो एक गहरी सांस लेकर बैठ गई और उसकी आंख नम हो गई, लेकिन उसके एक्सप्रेशन सख्त थे। तभी वो दुखी होकर बोली, इससे ज्यादा बुरा तुम मेरे साथ क्या ही कर सकते हो। उसके बाद शुभी समायरा की तरफ देखते हुए बोली, देखा हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। अब तुम्हें होश में आना ही होगा समायरा। सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हारी गवाही जरूरी है। सिर्फ तुम ही बता सकती हो कि मेरे भाई। ये बोलते बोलते अचानक शुभी रुक गई और उसे अचानक कुछ याद आया। उसने फटाफट उस एल्बम की तरफ देखा जो उसने साइड में रखी हुई थी। तभी वो खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, ओह गॉड, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। शुभी ने फटाफट उस एल्बम को उठाकर फिर से खोला और वो एनवेलप बाहर निकाल लिया। उनमें से फोटोज बाहर निकालकर शुभी हैरत भरी आंखों से वो सारे फोटोज देखने लगी। उसमें तकरीबन 5-6 फोटोज थे। शुभी बहुत हैरानी के साथ उन तस्वीरों को देख रही थी। तभी उसने एक नज़र समायरा की तरफ देखा जो बिस्तर में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। शुभी की आंखों की हैरानी बता रही थी कि उसने फोटोज में कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सारे के सारे फोटोज समायरा और पीयूष के थे। हर एक फोटो में वो दोनों एक कपल की तरह लग रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत रोमांटिक पोज दिए हुए थे। उनमें से किसी फोटोज में पीयूष ने समायरा को अपनी बाहों में भर रखा था और समायरा उसकी बाहों में खिलखिलाकर हंस रही थी। तो किसी में पीयूष समायरा के गाल पर किस कर रहा था। तो कभी समायरा पीयूष के साथ ऐसी हरकतें कर रही थी। उन फोटोज को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये दोनों कपल हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आखिरी फोटो को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, जिसमें समायरा और पीयूष एक दूसरे को होठों पर किस कर रहे थे। ये फोटोज देखकर शुभी की हैरानी की सीमा नहीं रही। वो हैरान होकर समायरा की तरफ देखकर चिल्लाई, व्हाट? इसका मतलब पीयूष भाई और समायरा का रिलेशनशिप था, इसीलिए उसने कभी इन फोटोज को मुझे देखने नहीं दिया। जब भी मैं इस एनवेलप को समायरा से लेने की कोशिश करती थी ये देखने के लिए कि इसमें क्या है, तो ये हमेशा इस एनवेलप को कहीं छुपा लेती थी और मुझे कभी नहीं दिखाती थी। क्या समायरा इन तस्वीरों को मुझसे छुपाना चाह रही थी? शुभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी। वो फटाफट फिर से समायरा की अलमारी की तरफ गई और उसमें जल्दबाजी में कुछ ढूंढने लगी। शुभी अच्छी तरह से जानती थी कि समायरा को डायरी लिखने का शौक था। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर वो सच में पीयूष के साथ रिलेशनशिप में थी तो ये सब चीजें उसने अपनी डायरी में जरूर लिखी होंगी। शुभी ने हर जगह उस डायरी को ढूंढा पर अलमारी में वो डायरी कहीं नहीं मिली। तभी वो परेशान होकर बड़बड़ाई, समायरा अपनी डायरी कहाँ रखती है? ओह गॉड, मुझे पता करना ही होगा। अगर ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो ऐसे में मेरा भाई समायरा का रेप करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सब जगह ढूंढने के बाद फाइनली कबर्ड में बहुत सारी किताबों के नीचे उसे समायरा की डायरी मिल गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे राहत की सांस मिली। शुभी ने जल्दी से उस डायरी को बाहर निकाल और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। काफी डायरी पढ़ने के बाद, बहुत सारे पन्ने पलटने के बाद फाइनली उसे एक खास पेज दिखाई दिया जिसमें समायरा ने लिखा था, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, जब जब पीयूष को देखती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हवाएं चलने लगती है, तितलियां उड़ने लगती हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। समझ नहीं आ रहा ये कैसा एहसास है जो आज तक मुझे किसी के लिए फील नहीं हुआ, वो पीयूष को देखकर फील हो रहा है। मन करता है बस उसे देखती ही जाऊं। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? ओह माय गॉड, क्या सच में? उसके बाद शुभी ने कुछ पन्ने आगे पलटे। यस यस यस, आज पीयूष ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे आई लव यू कहा। ओह गॉड, कोई संभालो मुझे, कहीं मैं खुशी से बेहोश ना हो जाऊं। फिर कुछ पन्ने पलटने के बाद वो एक और पन्ने को पढ़ने लगी। अगस्त्य भाई पीयूष पर बहुत भरोसा करते हैं। पीयूष उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, पर वो मुझसे भी बहुत प्यार करता है। जैसी सिचुएशन इस वक्त पीयूष फेस कर रहा है वैसे ही मैं भी फेस कर रही हूँ। आखिर मैं भाई को कैसे बताऊंगी कि मैं उनके बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ? पता नहीं भाई ये जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं पीयूष के बिना नहीं जी सकती, मुझे भाई को मनाना ही होगा। पर कैसे? इसका एक ही तरीका है, एक बार भाई और शुभी की बात बन जाए, उसके बाद मेरा और पीयूष का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर वो मुझे नहीं रोक सकते। ये पेज पढ़कर शुभी काफी ज्यादा हैरान थी। तो इसका मतलब समायरा इसीलिए इतनी ज्यादा डेस्परेट थी उसकी और अगस्त्य की जोड़ी बनाने के लिए, जिससे उसका और पीयूष का रास्ता क्लियर हो जाए और उनके रिलेशनशिप को अगस्त्य की मंजूरी मिल जाए। ये पढ़कर शुभी सोचने लगी, समायरा कितनी चालाक लड़की है। पर ये सब पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समायरा बहुत पसंद है और उसे अपनी भाभी बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभी ने डायरी बंद करके वापस अपनी जगह पर रख दी और समायरा के पास आकर बैठ गई। तभी वो समायरा के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, एक बार मुझे तो बता देती, मैं क्या तेरी दुश्मन थी? मेरी सारी बातें खुद जान ली, लेकिन अपने बारे में इतना बड़ा सीक्रेट मुझे नहीं बताया। एक बार तू ठीक हो जा, मार मार के तुझे फिर से कोमा में नहीं भेज दिया तो तू भी याद रखेगी। तभी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए शुभी ने समायरा को हल्का सा हक कर लिया और धीरे से बोली, प्लीज वापस आ जा यार, सब कुछ बिखरा पड़ा है और तेरे आने से सब कुछ ठीक होगा।
पता नहीं भाई कहाँ है, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। अपने भाई को याद करके शुभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि पीयूष इस वक्त कहाँ है। वो बस दुआ कर रही थी कि वो जहाँ भी हो सेफ हो। शुभी का भाई पीयूष अचानक कहाँ गायब हो गया था? आखिर किसने किया था समायरा का रेप? और समायरा को होश कब तक आएगा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कुछ दिन के बाद अयाना का जख्म अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसे अब ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। वो बाहर गार्डन में टहल रही थी और साथ साथ आसपास के गार्ड्स पर नजर रखे हुए थी। सब गार्ड्स अयाना को लेकर चौकन्ने हो गए। पिछली बार उसने उन लोगों को बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश की थी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने इस बार लड़की को भागने दिया तो उनका बॉस उनका चूरमा बना देता। अयाना काफी इरिटेट हो चुकी थी। तभी अचानक उसे एक छोटे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता भागकर उसकी तरफ आ रहा है और उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहा है। उस कुत्ते को देखकर अयाना की आंखें बड़ी हो गई। वो बुरी तरह से घबरा गई। ये वही कुत्ता था जिसने उसे ग्राउंड के 500 चक्कर लगवाए थे। अयाना ने उस कुत्ते को देखकर भागना शुरू कर दिया। वो कुत्ता अब उसके पीछे पड़ा हुआ था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे देखकर लगातार भौंक रहा था। तभी अयाना भागते हुए जोर से चिल्लाई, ये क्या, ये कहाँ से आ गया? ओह गॉड, कोई बचाओ इससे, कोई हेल्प करो मेरी। अयाना भाग रही थी और गार्ड से हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। कोई भी उस कुत्ते को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये कुत्ता उनके बॉस कबीर का था। ऐसे कैसे वो इस कुत्ते को हाथ लगा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। भागते भागते अचानक अयाना जमीन पर गिर गई और वो कुत्ता उससे 2 कदम दूर रुककर उसके ऊपर भौंकने लगा। वैसे तो वो इतना बड़ा नहीं था कि कोई उसका भौंकना देखकर डर जाए, बल्कि वो भौंकते हुए बहुत क्यूट और प्यारा लग रहा था। लेकिन अयाना को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही डर लगता था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं क्यों मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है। शायद किसी कुत्ते ने मुझे बचपन में काटा होगा। उसे कभी किसी कुत्ते ने काटा हो, ये उसे याद नहीं था, लेकिन इस वक्त अयाना को उससे डर बहुत लग रहा था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। वहीं वो कुत्ता लगातार उसकी तरफ देखकर भौंके जा रहा था। जमीन पर पड़ी अयाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो ऐसा क्या करे जिससे ये कुत्ता उससे दूर चला जाए। तभी उसने गहरी गहरी सांसें लेकर अपने डर को कंट्रोल किया और अपनी धड़कनों को थोड़ा नॉर्मल करके बोली, नहीं, अगर फिर से भागी तो ये काट लेगा मुझे, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। कहते हैं कि कुत्ते से अगर प्यार करो तो वो भौंकना बंद कर देता है। मैं ट्राई करके देखती हूँ। अयाना ने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया, पर उस कुत्ते को भौंकते हुए देखकर उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक किसी ने उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया। अयाना ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो अलीशा खड़ी थी, जिसे देखकर वो चौंक गई। अलीशा कुत्ते को डांटते हुए बोली, टफी, ये क्या कर रहे हो तुम? दीदी को परेशान क्यों कर रहे हो? अयाना उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े झाड़कर अलीशा से बोली, तुम इस कुत्ते के साथ क्या कर रही हो? अयाना की बात का जवाब देते हुए अलीशा ने मुस्कुराकर कहा, इसका नाम टफी है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ से छूटकर भाग गया और आपके पीछे पड़ गया। लगता है ये आपको बहुत पसंद करता है। अलीशा की बात सुनकर अयाना आंखें रोल करते हुए बोली, क्या खाक पसंद करता है? हमेशा मुझे दौड़ाता रहता है, डराता रहता है। इसमें पसंद करने जैसा क्या है? क्या जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसके साथ ऐसा करता है? अलीशा ने मुंह बनाते हुए अयाना से कहा, ये आपके पीछे भागता है ताकि आप इसको अटेंशन दो। आप तो इसकी तरफ देखती भी नहीं, उल्टा आप इसे डरकर भागने लगती हो। देखो ये कितना प्यारा है, ये आपको बिल्कुल नहीं काटेगा। अलीशा अपने हाथ में उस छोटे से कुत्ते को पकड़ते हुए बोली, आप इसके ऊपर हाथ फिराओ, फिर ये आपको फ्रेंड बना लेगा। अलीशा की बात सुनकर अयाना को हिचकिचाहट तो हो रही थी। वो उसे देखकर बोली, नहीं, ये मुझे काट लेगा। ये सुनकर अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसे काटना होता तो आपसे पहले मुझे काट लेता, लेकिन ये मुझे नहीं काट रहा है क्योंकि मैं इसकी फ्रेंड बन चुकी हूँ। पहले ही मुझे देखकर भी भौंकता था, पर अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जब आप इसके सिर पर हाथ फेर कर इसे प्यार करोगी तो ये आपका भी दोस्त बन जाएगा। ट्राई तो करो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अयाना ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो जिस तरह से उसे देख रहा था, अयाना को डर लग रहा था कि कहीं ये पिल्ला अचानक झपट्टा मारकर उसे काट ना ले। लेकिन अलीशा जबरदस्ती उस पिल्ले को अयाना के हाथ के पास लेकर आई। ये देखकर एक पल के लिए अयाना घबरा गई। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी घबराहट पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे उस छोटे से पिल्ले के सर पर हाथ फेरने लगी। इस बार पिल्ला चौंक कर भौंका नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत हो गया और एक प्यारी सी आवाज निकालने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, अपनापन था। ये देखकर अयाना के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अलीशा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब आप इसकी दोस्त बन गई हो। अब इसने आपको पहचान लिया है, ये आपको बिल्कुल नहीं काटेगा। अयाना ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। अब वो पूरे आराम से उस कुत्ते के बच्चे के सर पर हाथ फेर रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अयाना का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन तभी एक तीखी और भारी आवाज उनके कानों में पड़ी, लगता है कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है तुम दोनों के पास। ये आवाज सुनकर दोनों ने पलट कर देखा तो उनके पीछे डेविल खड़ा हुआ था। वो अपने स्टाइलिश अंदाज में जीन्स शर्ट और जैकेट पहने हुए था, आंखों पर काले शेड्स, हाथों में घड़ी और एक आत्मविश्वास से भरी चाल। वो बेहद अमेजिंग, स्टाइलिश और हैंडसम लग रहा था। उसकी डार्क आंखें, भारी आवाज और उसके चेहरे पर रहने वाली रहस्यमयी मुस्कान
ये सब मिलकर उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रहे थे। कबीर को देखते ही अयाना के रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद को सिकोड़ कर अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगी। वो उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। इस डेविल की आंखों में झांकने की उसमें हिम्मत नहीं रही। तभी अलीशा ने मुस्कुराकर पलटते हुए कहा, कबीर भैया देखो ना, टफी अब दीदी का भी दोस्त बन गया है। कबीर धीरे से आगे आया और प्यार से अलीशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, लगता है तुम दोनों ने टफी के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली है। अलीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब तो टफी अयाना दीदी का भी दोस्त बन गया है। इसके बाद कबीर की नजरें सीधे अयाना पर टिक गई। उसकी नजर खुद पर महसूस होते ही वो बिल्कुल सख्त होकर खड़ी हो गई, जैसे उसे किसी मोर्चे का सामना करना हो। उसने अपने होंठ भींच लिए और अपनी नजरें नीची कर ली। तभी अलीशा ने कबीर से मासूमियत से पूछा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे समर से मिलवाओगे? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बताइए ना, आप मुझे उससे कब मिलवाने वाले हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए अलीशा के सर पर हाथ फेरा और नरम लहजे से बोला, बहुत जल्द, लेकिन अभी आप अपने कमरे में जाओ और वहां जाकर खेलो, यहाँ पर बहुत धूप है। अलीशा ने सहमति में सर हिलाया और टफी को गोद में लेकर बंगले के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अयाना, जो अब तक चुप थी, उसके जाते ही अचानक गुस्से से बोली, तुमने उससे ऐसा वादा किया ही क्यों जिसे तुम कभी पूरा नहीं करोगे? मुझे अच्छे से पता है तुम अलीशा को कभी भी समर से नहीं मिलवाओगे। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि समर जिंदा भी है या नहीं। तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान के जंगल में आकर भला कोई जिंदा कैसे रह सकता है? कबीर ने एक तिरछी सी मुस्कान के साथ अयाना को देखा और अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालते हुए बोला, लेकिन तुम तो जिंदा हो, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी इंसानियत बाकी है। इस पर अयाना ने हाथों को सीने पर क्रॉस करके अपनी आंखों को घुमाकर कहा, इंसानियत माय फुट, तुम्हें पता भी है इंसानियत होती क्या है? तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम एक डेविल हो, डेविल जो एक नवजात बच्चे को जला सकता है, उसकी फैमिली को खत्म कर सकता है, जो ना जाने कितने लोगों की जान चुटकी बजाते ही ले सकता है। उससे इंसानियत की उम्मीद करना तो महाबेवकूफी होगी। ये सुनकर कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसे अपने आप पर गर्व हो, और वो बोला, अब जब तुमने मुझे याद दिला ही दिया है कि मैं डेविल हूँ, तो क्यों ना थोड़ा डेविल वाला काम भी कर लिया जाए। कबीर की बात में एक अलग ही मीनिंग था, एक ऐसा अर्थ जिसे अयाना पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ गलत होने वाला है। उसने अजीब नजरों से कबीर को देखकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें ना फीलिंग्स थी, ना पछतावा था, बस एक गहरी खामोशी और आग थी। अयाना को पता नहीं था कि कबीर करने क्या वाला है, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उसका इरादा नेक नहीं है। अब जो भी होगा वो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आखिर क्या करने वाला है कबीर? क्या वो अयाना को किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है? क्या वो अलीशा को समर से मिलवाने का अपना वादा पूरा करेगा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर की बात में एक अलग ही मीनिंग था, एक ऐसा अर्थ जिसे अयाना पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने अजीब नजरों से कबीर की तरफ देखकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया, एक ऐसा अंधेरा जिसमें ना फीलिंग्स थी, ना पछतावा। वहां बस एक गहरी खामोशी थी और आग थी। अयाना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? कबीर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम दिन ब दिन बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, पर तुम्हारे पास खाली टाइम बहुत है। तुम कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी हो। एक्चुअली में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें इतना खाली टाइम दे रखा था कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ से भागने के लिए आइडियाज आते रहते हैं। तो क्यों ना तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे शरीर को कहीं और बिजी कर दिया जाए, ताकि ऐसे बेतुके ख्याल तुम्हारे अंदर भूल कर भी ना आए। कबीर की बात सुनकर अयाना हैरान रह गई और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, तुम क्या करने वाले हो? कबीर अयाना से बोला, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बिजी करने वाला हूँ। ये कहकर कबीर ने एक गार्ड को कुछ इशारा किया और गार्ड्स दो लोगों को लेकर अंदर आए। वो दो लोग पता नहीं कौन थे, उनमें एक औरत और दूसरा आदमी था। अयाना ने उन्हें वहां पहले कभी नहीं देखा था। वो कंफ्यूजन में उन लोगों की तरफ देख रही थी कि ये कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं, और उनसे अयाना के बिजी होने का क्या लेना देना है। तभी वो लोग कबीर के पास आकर खड़े हो गए और कबीर को सिर झुकाकर ग्रीट करते हुए बोले, हेलो मिस्टर डोंगरा। कबीर ने हल्का सा अपना सिर हिलाकर कहा, हाय। वो अयाना की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही है वो लड़की जिसके लिए खास आप दोनों को बुलाया गया है। अयाना कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखती रही। उन दोनों ने अयाना की तरफ देखा तो अयाना कबीर से बोली, कौन है ये लोग और इन्हें मेरे लिए क्यों बुलाया गया है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ? कबीर ने अपने होठों पर उंगली रखकर अयाना को चुप करने का इशारा किया। कबीर के एक्सप्रेशंस अचानक काफी डार्क हो गए थे, जिसे देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत चुप हो गई। तभी कबीर अयाना से बोला, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मुझे किसी और का बोलना पसंद नहीं है। ये बात तुम अपने दिमाग में ठीक से बिठा लो, वरना किसी दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बोलकर कबीर ने उन दोनों की तरफ देखकर काफी डार्क आवाज में कहा, आज से ही अपना काम शुरू करना है तुम लोगों को।
इसे ले जाओ और अपना काम शुरू करो। अयाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने कबीर की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अयाना के पास आकर बोले, चलिए फटाफट अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए। अयाना उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तभी वो कबीर की तरफ देखकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्यों ड्रेस चेंज करूं? ये लोग मुझसे करवाने क्या वाले हैं? कबीर ने अयाना से कहा, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी ड्रेस वहां पर रखी हुई है, उसे पहन कर आओ और जैसा भी ये लोग बोले वैसा करो। समझ में आया? ये सुनकर अयाना इरिटेट हो गई और गुस्से से बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। सुना तुमने? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अयाना के ये बोलते ही कबीर ने अपने पैंट के पीछे से अपनी गन निकाली, जिसे देखकर अयाना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी जुबान तुरंत बंद हो गई। तभी अपने दूसरे पॉकेट से रुमाल निकालकर कबीर अपनी गन साफ करते हुए बोला, हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? गन देखकर अयाना के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तभी वो कबीर से बोली, मैं मैं अभी कपड़े चेंज कर आती हूँ। और वो तेजी से बंगले के अंदर भाग गई। ये देखकर कबीर के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। उसने गन को वापस अपनी पैंट में रखा और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, तुम लोगों को जो काम दिया है वो पूरा करो, चाहे जितनी हार्ड स्ट्रिक्टनेस के साथ करना पड़े। समझ में आया? ये सुनकर उन दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। तभी अयाना इरिटेट होकर अपने कमरे में पहुंच गई। वहाँ उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस जिन्हें पहनकर जिम जाया जाता है। उन कपड़ों को देखकर अयाना हैरान होकर गुस्से से बड़बड़ाई, आखिर ये डेविल मेरे साथ करना क्या चाहता है? क्या करूं मैं? इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अयाना जी भरकर कबीर को कोस रही थी, लेकिन उसे पता था कि कोसने से कुछ नहीं होगा। वो कबीर का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। उसे वही करना पड़ेगा जो वो उसे करने को कहता है। अगर नहीं किया तो उसकी बंदूक की गोली खाने के लिए तैयार रहना होगा। अयाना बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काश उसे कोई ऐसा मौका मिल जाए कि वो इस डेविल को जड़ से खत्म कर दे और अपने हाथों से उसकी जान ले सके। बेबस होकर अयाना ने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो कपड़े पहनकर अयाना बंगले के ऊपर वाले फ्लोर पर आई, क्योंकि उसे वहीं बुलाया गया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान जिम मौजूद था। इस वक्त कबीर के साथ गौतम भी वहीं मौजूद था और वो दोनों लोग भी, जिन्हें खास तौर से अयाना के लिए वहाँ पर लाया गया था। उसके आते ही कबीर ने अयाना को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा। एक सेकंड के लिए तो कबीर की नजरें अयाना पर जम सी गई। अयाना टाइट फिटिंग के उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अयाना के गोरे रंग और परफेक्ट फिगर ने एक पल के लिए तो कबीर का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। गौतम ने अयाना की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, पर कबीर अब उसे ऊपर से नीचे तक बार बार बहुत गौर से देख रहा था। अयाना अपनी ड्रेस को ऊपर नीचे कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से कबीर जैसे उसे देख रहा था उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वो चलकर उन लोगों के पास आई तो कबीर अयाना से बोला, तो तैयार हो? अयाना कबीर की तरफ देखकर थोड़ी अनोइंग आवाज में बोली, मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं? आखिर मुझे करना क्या है? कबीर तिरछा मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें बिजी रहना है, बहुत ज्यादा बिजी, 24 घंटे, ताकि मेरे लिए तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए फ्री ही ना रह सको। उसके बाद कबीर उन दोनों से बोला, चलो अब से आप दोनों का काम शुरू। इस लड़की को 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर मत होने देना, कुछ ज्यादा ही चालाक है ये बोलकर कबीर गौतम के साथ वहां से चला गया। अयाना चुपचाप खड़े उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े आलीशान जिम में ये कपड़े पहनाकर उसे इन दोनों लोगों के साथ यहाँ पर क्यों लाया गया है। वो दोनों आदमी और औरत लगभग अधेड़ उम्र के थे, लेकिन उनकी हाइट और उनकी बॉडी देखकर लग रहा था कि वो काफी प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, शायद क्योंकि उनकी बॉडी काफी मजबूत थी। तभी वो औरत अयाना के पास आकर बोली, चलो अब तुम कम से कम 1 घंटा ट्रेडमिल पर रनिंग करोगी, उसके बाद उससे आगे का काम तुमसे करवाया जाएगा। अयाना ये सुनकर हैरान रह गई और उसे देखकर बोली, 1 घंटा? और उसके बाद भी? आप लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे इतना वर्कआउट करने की आदत नहीं है, और मुझसे ये वर्कआउट करवाया क्यों जा रहा है? क्या सिर्फ मुझे बिजी रखने के लिए? तभी औरत अयाना से बोली, हमारे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर डोंगरा ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है हम सिर्फ वही करने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो खुद उनसे बात कर सकती हो। कबीर डोंगरा के सामने जाकर बात करने के नाम से अयाना हड़बड़ा गई। उसने मन ही मन उसे गालियां देना शुरू कर दिया। वो डेविल तो 1 नंबर का कमीना इंसान है। बात क्या खागा, वो आदमी तो बात बात पर अपनी गन निकाल लेता है। आखिर वो करना क्या चाहता है? मेरा दिल तो करता है कि उसकी गन लेकर उसी के सीने में उतार दूं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। उसे चुप देखकर वो औरत अयाना का हाथ हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई? तुम जल्दी से रनिंग शुरू करो, कहीं तुम्हारी वजह से हमें भी बॉस से सजा ना मिल जाए। ये सुनकर अयाना अपने होश में वापस आई और उस औरत को देखकर बोली, पता नहीं कौन से जन्मों के पापों की सजा मिल रही है, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ, अपने लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो दोनों की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हें एक बार और बोल देती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अयाना को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो इन दोनों को मार मार कर यहाँ से भगा दे, लेकिन उसके हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं था। उसने घूर कर उस ट्रेडमिल को देखा, जो इस वक्त उसे किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहा था। अयाना ने एक गहरी सांस ली और उस ट्रेडमिल पर चढ़कर दौड़ना शुरू कर दिया। वो अभी भी अपने मन में कबीर को भर भर के गालियां दे रही थी, कमीना कहीं का, पता नहीं भगवान ऐसे राक्षसों को इस धरती पर खुले कैसे छोड़ देता है। अरे उसके जैसे लोगों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए।
जीता जागता पिशाच है वो। न जाने अब तक कितने लोगों का खून पी चुका है। क्या कबीर उसे जिम में बिजी रखकर थका पाएगा? क्या अयाना इस जिम की सजा से छुटकारा पा सकेगी? कैसे करेगी वो इस नई मुसीबत का सामना? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अयाना वर्कआउट करने के बाद थककर चूर हो चुकी थी। वो जी भर के कबीर को गालियां देने के बाद अपने कमरे में गई। वहीं कबीर ने गौतम की तरफ देखकर अयाना के बारे में पूछा, और वो लड़की कहाँ है? गौतम ने जवाब देते हुए कहा, अभी अभी अपने कमरे में गई है। अभी अभी उसका वर्कआउट सेशन खत्म हुआ है। ये सुनकर कबीर हल्का सा सर हिलाकर बोला, जितना कहा है उतना बिजी रखो उसको। जितना वो बर्दाश्त कर सकती है उस हद तक पुश करो उसे। ये बोलकर कबीर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रात के टाइम अगस्त्य घर आया तो वो काफी लेट हो गया था। अपने ख्यालों में खोया अगस्त्य जब घर के अंदर आया तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई, जहाँ शुभी टेबल पर सर रख के सो रही थी। तभी अगस्त्य धीमे कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ आया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि टेबल पर खाना रखा हुआ है और शुभी टेबल पर सर रखकर सो रही है। शायद वो उसका इंतजार करते करते सो गई थी। अगस्त्य ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। वाकई में उसे बहुत देर हो गई थी। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ देर तक शुभी को सोते हुए देखता रहा। सोते हुए शुभी किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे कोई एक नजर देख ले तो बस देखता ही रह जाए। सारे जहां की मासूमियत इस वक्त शुभी के चेहरे पर उतर आई थी। तभी मदन काका वहां पर आए। अगस्त्य को देखकर वो कुछ बोलने ही वाले थे कि अगस्त्य ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया कि उनकी आवाज से कहीं शुभी जाग ना जाए। मदन काका ने इशारा समझकर हल्का सा अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। अगस्त्य कुछ देर तक शुभी को इसी तरह देखता रहा। शुभी को इतने सुकून से देखने का उसे भला कब मौका मिलता था? जहाँ शुभी को देखकर उसके दिल को ठंडक मिल रही थी, वहीं उसके सीने में एक अजीब सा दर्द भी उठ रहा था। इस मासूम से चेहरे को कितनी बार रुलाया था उसने, और अभी शायद बहुत बार रुलाना बाकी था। आखिर कैसे करेगा वो ये सब? तभी अचानक अगस्त्य का फोन बजने लगा और रिंगटोन की आवाज से शुभी की नींद खुल गई। अगस्त्य ने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन तब तक शुभी की नींद टूट चुकी थी। जब उसने अगस्त्य को अपनी आंखों के सामने बैठा देखा तो वो एकदम से सीधा होकर बैठ गई और बोली, तुम कब आए? अगस्त्य ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, बस अभी आया। शुभी ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं? ये सुनकर अगस्त्य चुपचाप बैठा रहा। उसे चुप देखकर शुभी खाना चेक करते हुए बोली, ठंडा हो गया है, तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ। शुभी खाना लेकर किचन में चली गई। अगस्त्य कुछ सेकंड वहीं पर बैठा रहा। वो अपनी बहन के कमरे की तरफ देखने लगा। अचानक वो उठकर खड़ा हुआ और समायरा के कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो अपनी बहन को देखने लगा, जो बिस्तर में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क अभी भी उसके चेहरे पर लगा हुआ था। अपनी बहन को ऐसी बेजान सी हालत में जब वो देखता था, उसके सीने में तेज दर्द होने लगता था और पीयूष के लिए उसकी नफरत और भी ज्यादा भड़क उठती थी। वो चलकर अपनी बहन के पास आकर बैठ गया और समायरा के हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, आई एम सॉरी समायरा, मैं तुम्हारे भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया और अब तुम्हारे गुनहगार को भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ है, कौन से कोने में छुप कर बैठ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो अगर पाताल में भी होगा ना तो निकाल के लाऊंगा उसे। उसने जो किया है उसका हिसाब तो उसे देना पड़ेगा, अपनी जान देकर। मैं उसके किए की सजा हर हाल में देकर रहूंगा। अगस्त्य समायरा से बातें कर रहा था, लेकिन समायरा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी अगस्त्य समायरा से बोला, आज मैं कबीर से मिला था, उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने उसे। आज वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये सोचकर अगस्त्य के होठों पर कड़वी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, उस इंसान को पता ही नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं और उसे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए जीता है, खुद से प्यार है उसे बस। दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कभी माफ नहीं कर सकता उसे, उस रात के लिए कभी भी नहीं। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगस्त्य को बचपन की एक झलक याद आ रही थी, जब वो छोटा था और लगभग अपने जितने ही एक छोटे से बच्चे को चिल्लाते हुए रोक रहा था, कबीर, कबीर मत जाओ, प्लीज कबीर रुक जाओ। लेकिन वो दूसरा बच्चा देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से अंधेरे में गायब हो गया था। अगले पल में अगस्त्य अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर धुआंधार बारिश में अपने छोटे छोटे पैरों के साथ चेहरे पर बहुत सारा डर और घबराहट लिए जितना हो सके उतनी तेज भाग रहा था। उसके पीछे उसे जबरदस्त गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर वो बिना रुके और बिना पीछे पलटे लगातार भागता जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे उसकी और उसकी बहन की जान लेने के लिए कई लोग पड़े हुए थे। अपनी बहन को कसकर अपने हाथों में दबाए अगस्त्य पूरी ताकत के साथ भाग रहा था। भागते भागते अगस्त्य गुस्से में इतना बड़बड़ा रहा था, तुम हमें छोड़कर भाग गए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कबीर, कभी भी नहीं। मैं समायरा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा लूंगा। ये बोलते हुए अगस्त्य भागता जा रहा था। समायरा के कमरे में मशीन की आवाज गूंज रही थी। अगस्त्य को ये रियलाइज नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर समायरा के हाथ पर गिर गई। थोड़ी देर बाद अगस्त्य होश में आकर अपने आप को नॉर्मल करते हुए समायरा के सिर पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाएगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, आई प्रॉमिस। जिस दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ा है
उस दर्द से दोबारा कभी नहीं गुजरना पड़ेगा और तुम्हें दर्द देने वाले को मैं हद से ज्यादा दर्द दूंगा। अपने भाई पर भरोसा रखना। अगस्त्या ने समायरा के माथे पर किस किया और उठकर बाहर जाने लगा, तभी दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। कमरे के दरवाजे पर शुभी खड़ी ये सब देख रही थी। शुभी को देखकर अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए और वो तुरंत अपने दर्द और उदासी को छुपाकर कोल्ड चेहरा बनाकर शुभी के बगल से गुजर गया और शुभी समायरा को देखती हुई वहीं खड़ी हो गई। दूसरी ओर अयाना अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अलीशा उसके पैरों को दबा रही थी क्योंकि अयाना के पैर और बॉडी बहुत दर्द कर रहे थे। तभी अयाना अलीशा से बोली, अलीशा रहने दो, मैं ठीक हूँ। अलीशा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अयाना के पैर दबाते हुए कहा, नहीं, आप ठीक नहीं हो। मुझे पता है आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दबाने दीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अलीशा की मासूमियत और फिक्र देखकर अयाना के एक्सप्रेशंस बहुत सॉफ्ट हो गए और वो अलीशा को बहुत प्यार से देखकर बोली, थैंक यू छुटकू। ये सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, आई एम नॉट छुटकू, डोंट कॉल मी दैट। अयाना ये सुनकर हंसने लगी। तभी गौतम दो औरतों के साथ उसके कमरे में आया। अलीशा गौतम को देखकर एकदम बहुत खुश हो गई। वो उसके पास भागकर आई और उसे देखकर खुशी से बोली, गौतम अंकल। गौतम ने मुस्कुराकर अलीशा को गोद में उठा लिया। गौतम अलीशा का फेवरेट बन चुका था। वो उसकी सारी डिमांड पूरी करता था। अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अलीशा मुंह बनाकर बोली, गौतम अंकल, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ और मुझे सड़क वाली पानी पूरी खानी है। अलीशा की बात सुनकर गौतम के चेहरे पर थोड़े कोल्ड एक्सप्रेशंस आ गए। अयाना अब गौतम को देख रही थी। तभी गौतम अलीशा से बोला, नहीं, आप जानती हो ना कि ये नहीं हो सकता। केडी अंकल ने मना किया है ना इस बंगले से बाहर जाने के लिए। आई एम सॉरी, तुम कुछ और मांगो, मैं पक्का तुम्हें ला कर दूंगा। गौतम का जवाब सुनकर अयाना के चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशंस आ गए, जैसे उसे गौतम से इसी जवाब की उम्मीद थी। तभी अयाना गौतम से बोली, मुझे ना सही पर कम से कम इस बच्ची को तो बाहर घुमा कर ला सकते हो। ये कौन सा वहां से भाग जाएगी। गौतम ने अयाना की तरफ देखकर कहा, बात भागने या ना भागने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे बॉस ने आप दोनों को बाहर जाने से मना किया है और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी है। ये सुनकर अलीशा ने रोने जैसी शक्ल बना ली और वो गौतम को देखकर उदासी से बोली, लेकिन मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर घूम कर आना है। ये कहते हुए अलीशा की मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे से आंसू आ गए। तभी अयाना अलीशा को देखते हुए बोली, रहने दो अलीशा, तुम्हारे आंसुओं से इन पत्थर दिल इंसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं। गौतम अलीशा को रोते हुए देखकर बेचैन हो गया था। कुछ पल बाद वो अलीशा के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं वादा नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बॉस से इस बारे में बात करूंगा। क्या कबीर अलीशा को गौतम के साथ बाहर जाने की इजाजत देगा? क्या कबीर कभी अपने अलावा किसी और इंसान को प्यार कर पाएगा? अगस्त्या पीयूष का पता लगाने के लिए आगे क्या करेगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गौतम अलीशा को रोते हुए देखकर बेचैन हो गया। तभी वो अलीशा के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बॉस से इस बारे में बात करूंगा। ये सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ गई और वो खुश होकर बोली, रियली? प्रॉमिस करो, आप उनसे बात करोगे ना? गौतम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉमिस। इस बात पर अयाना ने अपनी आंखें रोल करके उसकी ओर देखा और फिर तकिए में अपना मुंह छुपाकर गुस्से से बोली, फिर तो जा चुकी तुम बाहर, वो डेविल कभी इस बात पर अग्री नहीं करेगा। गौतम अयाना की तरफ देखते हुए बोला, आपके पैरों में और बॉडी में दर्द हो रहा होगा ना, मैं इन दो औरतों को यहाँ आपकी मसाज के लिए लेकर आया हूँ। ये लोग आपकी बॉडी मसाज करेंगी जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर कल आपको इससे भी ज़्यादा वर्कआउट करना है, सो बी प्रिपेयर्ड। ये सुनते ही गुस्सा और डिसबिलीफ के साथ अयाना बिस्तर में उठकर बैठ गई और उसे देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं इंसान हूँ, कोई रबर की डॉल नहीं जिसे तुम जितना भी चाहो उतना तोड़ो मरोड़ो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मुझे इसी तरह से टॉर्चर करने का इरादा है क्या तुम्हारा? अगर तुमसे मुझे जिंदा नहीं देखा जा रहा है तो एक बार में मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? ऐसे भी उस दिन उस डेविल ने मुझे मार ही दी थी गोली, तो सिर्फ हाथ पर क्यों चलाई, सीधे सीने पर चला देते या फिर सर पर, एक बार में किस्सा खत्म हो जाता। गौतम अयाना की आंखों में कबीर के लिए बेइंतहा नफरत देख रहा था। तभी वो अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, अलीशा बेटा, इन दोनों को जरा किचन का रास्ता दिखाओ, इन लोगों को वहाँ से तेल लेकर आना है अयाना दीदी की मसाज के लिए। ये कहकर गौतम ने अलीशा को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। अलीशा ने चुपचाप एक बार गौतम और फिर अयाना की तरफ देखा। उसके बाद वो अपनी डॉल सिंड्रेला को अपने हाथ में लेकर कमरे के बाहर चली आई और वो दो औरतें उस छोटी सी बच्ची को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब गौतम ने अयाना की तरफ देखा जो बहुत गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही थी। गौतम अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर अयाना के सामने बिल्कुल किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस को पसंद नहीं करती और उनसे नफरत करती है। ये सुनते ही अयाना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, मौका मिलते ही जान से मार दूंगी, इतनी नफरत करती हूँ मैं उससे। वो डेविल से भी बुरा है, अरे वो इतना बुरा है कि बुराई भी उसके सामने छोटी पड़ जाए। गौतम कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन उन्हें मारने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। खैर,
आज आप अच्छे से आराम कीजिए क्योंकि कल आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। ये बोलकर गौतम जाने लगा कि तभी अयाना पीछे से बोली, गौतम रुको। ये सुनकर गौतम के कदम रुक गए और वो पलटकर अयाना की तरफ देखने लगा। अयाना बड़ी मुश्किल से उठकर गौतम के पास आई और क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, वो गिरने ही वाली थी और गौतम फटाक से उसे अपने मजबूत बाहों में पकड़कर गिरने से बचा लेता है। अयाना जैसे तैसे करके अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, थैंक यू। गौतम तुरंत अपने हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। तभी अयाना गौतम से बोली, इतने दिनों यहाँ रहकर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तो तुम छोड़ दो ना इस आदमी का साथ देना। क्यों खुद को इस गंदगी में धकेल रहे हो? वो एक डेविल है, उसने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने गलत काम किए होंगे और तुमसे भी करवा रहा है। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? कोई तो होगा तुम्हारा जिसे तुम्हारी चिंता होगी, फिर तुम इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? क्या सिर्फ नौकरी के लिए तुम इसके साथ हो? तुम अच्छे खासे दिखते हो, आराम से एक मॉडल बन सकते हो, तुम्हें इसके पास नौकर बन के नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? ये सुनकर गौतम के चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशंस आते हैं और वो बोलता है, मैं अपने बॉस को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। चाहे सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, चाहे भगवान भी उतर आए, तब भी मैं हमेशा उनके पीछे खड़ा रहूंगा। ये सुनकर अयाना इरिटेट होकर बोली, लेकिन क्यों? ऐसा क्या कर दिया है उसने तुम्हारे लिए जो तुम उसके लिए इतने लॉयल हो? दिखता नहीं है क्या कि वो कितना घटिया इंसान है? गौतम एक गहरी सांस लेकर अयाना से बोला, मेरा बॉस घटिया नहीं है, लोगों को बस उन्हें लेकर ज़रूरत से ज़्यादा गलतफहमी है। सबने उनका साथ छोड़ दिया है, वो इस वक्त जहाँ है वहाँ अकेले खड़े हैं, लेकिन मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अयाना गुस्से में और डिसबिलीफ के साथ गौतम को देखने लगी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान एक डेविल के लिए इतना वफादार कैसे हो सकता है। आखिर ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है उसने? ये सब सोचते हुए अयाना गौतम को देखकर बोली, आग से खेलने वालों के खुद के हाथ भी जल जाते हैं गौतम। वो डेविल एक आग है, उससे दूर रहो और अपने हाथों को जलने से बचा लो, वरना वो एक दिन तुम्हें मारने में भी हिचकिचाएगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके लिए इतने वफादार हो तो इस चीज़ से उसे कोई फर्क पड़ता है? उसके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसके लिए तुम उसके बंगले में काम करने वाले एक गार्ड की तरह हो, एक नॉर्मल गार्ड, दैट्स इट। कोई स्पेशल नहीं हो तुम उसके लिए। गौतम इस बात पर स्ट्रेट आवाज में बोला, मुझे उनके लिए स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उनके आसपास रहूं, उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ खड़ा रहूं। और अगर कभी उनके लिए मुझे मरने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मेरे लिए मेरा बॉस सब कुछ है, मेरा परिवार, मेरा भगवान, सब कुछ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम कर दी है और जब तक ये सांस चल रही है हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए सबसे आगे रहूंगा। ये बोलकर गौतम तेजी से वहां से चला गया। अयाना ये सुनकर हैरान रह गई। गौतम की बातें सुनकर उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वो बड़बड़ाने लगी, ये क्या बेवकूफ़ आदमी है। अब तो मुझे शक है कि उस डेविल ने पक्का काला जादू किया है। मुझे बस खुद को उससे बचाना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझ पर ये काला जादू करने की कोशिश की तो मैं उसे फोड़ डालूंगी। ये बोलकर अयाना ने गुस्से में अपने पैर को टेबल पर मारा तो एकदम से उसे जबरदस्त दर्द हुआ और वो दर्द में कूदते हुए चिल्लाई, आह! अयाना ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और फिर से जैसे तैसे बिस्तर पर जाकर गिरते हुए गुस्से से बोली, मौका मिलते ही मैं उस डेविल की कटिया खड़ी कर दूंगी, बस एक बार किसी तरह मौका मिल जाए। वहीं दूसरी ओर अभी अभी अगस्त्या ने जो कुछ भी कहा था शुभी ने वो सब सुन लिया था। वो कबीर का नाम सुनते ही सोच में पड़ गई। कबीर? कौन है ये कबीर? मैंने कभी इस इंसान का नाम नहीं सुना। क्या वो अगस्त्या का कुछ लगता है? क्या उसका अगस्त्या या समायरा के साथ कोई रिश्ता है? शुभी कंफ्यूजन में थी। उसने अगस्त्या की ये बात भी सुन ली थी कि वो पीयूष से कितनी नफरत करता है और उसे जान से मार देना चाहता है। तभी शुभी एक गहरी सांस लेकर बड़बड़ाई, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरा भाई समायरा के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? इस सब के पीछे क्या सच्चाई है इसका मुझे पता लगाना ही होगा। मुझे अपने भाई को बेकसूर साबित करना ही होगा। वही रात के 1 बजे के आसपास अयाना की नींद खुली तो प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसने उठकर टेबल के बगल में देखा तो वहां पर खाली जग रखा हुआ था। उसमें पानी ना पाकर अयाना इरिटेट होकर बड़बड़ाने लगी, उफ़्फ़ो, ये लोग पानी क्यों नहीं रखते? खाली जग को अब क्या मैं सर पे मारूं? एक तो वैसे ही हाथ पैर टूट रहे, ऊपर से अब किचन तक चलकर जाना होगा। अयाना ने देखा कि उसके बगल में अलीशा बहुत सुकून से सो रही थी। ये देखकर अयाना ने हल्का सा मुस्कुराकर अलीशा के सर पर हाथ फेरकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। फिर वो जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई और जग को हाथ में उठाकर धीमे धीमे कदमों से कमरे के बाहर किचन की तरफ जाने लगी। किचन से पानी भरकर जब वो वापस आ रही थी तो अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ते हुए हॉल में पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने देखा वहाँ कबीर और एक लड़की बहुत पैशनेटली और अग्रेसिवली एक दूसरे को किस कर रहे थे। कबीर की बाहों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो काफ़ी मदहोश लग रही थी और कबीर उसे दीवार से लगाकर किस किया जा रहा था। किस करते करते कभी वो उसको गोद में उठाता, कभी टेबल पर बिठा देता। ये देखकर अयाना हैरान और परेशान होकर पीछे हटने लगी। तभी वो एकदम से टेबल से टकराई जिससे उसके ऊपर रखा सामान गिर गया।
ये आवाज़ सुनकर कबीर और उस लड़की के कान खड़े हो गए और वो एकदम से रुक गए और उस डायरेक्शन में देखने लगे। कबीर को इस हालत में देखकर क्या होगा अनाया का अगला कदम? क्या वो उसकी नज़रों से खुद को बचा पाएगी या कबीर उसे देख लेगा? क्या शुभी ये पता लगा पाएगी कि समायरा की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रीति एफएम पर। आयाना हैरान और परेशान होकर पीछे हटने लगी। तभी वो एकदम से एक टेबल से टकरा गई जिससे जिससे उसके ऊपर रखा सामान गिर गया। ये आवाज़ सुनकर कबीर और उस लड़की के कान खड़े हो गए और वो एकदम से रुककर उस डायरेक्शन में देखने लगे। आयाना एकदम से बड़े से पिलर के पीछे झुककर खड़ी हो गई। ये सब देखकर अचानक उसकी आंखें और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। तभी वो मन ही मन में बोली, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं। ओह गॉड, क्या ज़रूरत थी मुझे आने की? हे भगवान, मुझे मिस्टर इंडिया बना दो प्लीज़। मैं इनविजिबल होना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गायब कर दो जैसे मैं थी ही नहीं। आयाना बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो गई और प्रे कर रही थी कि कबीर की नज़र उस पर ना पड़े। वो कबीर और वो लड़की दोनों उस तरफ देख रहे थे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तभी वो लड़की कबीर को देखकर कंफ्यूज होकर बोली, वहाँ कोई है क्या? कबीर उस लड़की को छोड़कर उस डायरेक्शन में जाकर देखने लगा। वहाँ पर पहुंचकर कबीर ने देखा कि टेबल के ऊपर के कुछ सामान गिर चुके थे। उसने उसे उठाकर वापस टेबल पर रख दिया और अपनी तेज तीखी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो वापस जाने लगा तो उसे ज़मीन पर थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। तभी उस लड़की ने दूर से कबीर से पूछा, इज एनीबडी देयर बेबी? कबीर ने एक बार फिर चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। तो वो एक गहरी सांस लेकर उस लड़की के पास आया और उसे देखकर बोला, इट्स नथिंग स्वीटहार्ट, कम ऑन लेट्स स्टार्ट अगेन। ये बोलकर कबीर उस लड़की को बाहों में भरकर एक बार फिर से किस करने लगा। उस लड़की ने भी कबीर को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों पैशनेटली फिर से एक दूसरे में खो गए और अग्रेसिव होकर किस करने लगे। आयाना ने हल्का सा सिर निकालकर पिलर के पीछे से देखा। उन दोनों को ऐसा करते हुए देख उसके चेहरे पर डिस्गस्टिंग से एक्सप्रेशंस आ गए और वो राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड, उस डेविल ने मुझे नहीं देखा, वरना आज तो मैं गई थी काम से। आयाना को इस बात से बहुत राहत महसूस हुई कि कबीर उसे नहीं देख पाया। वो चुपके से दबे पाँव वहाँ से जाने लगी। तभी कबीर ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों एक दूसरे को अब भी किस कर रहे थे। तभी कबीर उस लड़की को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर कमरे में ले गया। आयाना वहाँ पर खड़ी कबीर को जाते हुए देख रही थी। कमरे में जाने के बाद कबीर ने दरवाजे को लात मार के बंद कर दिया और वो लोग वहाँ अपना काम कंटिन्यू करने लगे। आयाना ने एक गहरी राहत की सांस ली और ऊपर देखते हुए बोली, थैंक गॉड, डेविल यहाँ से चला गया, बट पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे साथ। अब मैं जल्दी से ऐसे निकल लेती हूँ। ये बोलकर आयाना फटाफट अपने कमरे में चली गई। वहीं करीब आधी रात को एक परछाई ने अगस्त्या के बंगले में एंट्री की। अगस्त्या अपने कमरे में सो रहा था। वहीं शुभी समायरा के कमरे में मौजूद थी। तभी एक काली सी परछाई छुपते छिपाते घर में समायरा के रूम के पास आई। उसने अंदर झाँक कर देखा और रूम के अंदर आ गई। वो परछाई अपनी आंखों से पूरे कमरे को स्कैन कर रही थी। उस कमरे में समायरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और शुभी वहीं उसके पास बैठी काउच पर सो रही थी। वो शायद कोई आदमी था, कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जो धीरे धीरे अपने कदमों को दबा दबा कर कमरे के अंदर आया और समायरा के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उसने शुभी की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद समायरा की तरफ जो बिस्तर पर लाश की तरह लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में आईवी की ड्रिप की सुइयां लगी हुई थी और उसके अगल बगल मशीनों से टू टू की आवाज़ें आ रही थी। तभी उस आदमी ने बगल में पड़ा तकिया उठा लिया। अब उसकी पूरी परछाई समायरा के चेहरे पर आ रही थी। तो तकिए को धीरे धीरे समायरा के चेहरे के पास ले आया। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समायरा को जान से मार देगा। समायरा के चेहरे के पास पहुंचकर उस आदमी ने समायरा के ऑक्सीजन मास्क को पकड़कर उसका मास्क हटा दिया और तकिए को जैसे ही समायरा के चेहरे के पास लेकर आया तभी अचानक उसका पैर सामने रखी किसी चीज़ से टकरा गया, जिससे हल्की सी आवाज़ हुई और शुभी की नींद खुल गई। ये देखकर एकदम से उस आदमी के कान खड़े हो गए। अब वो शुभी की तरफ देख रहा था जो जाग गई थी। शुभी ने आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखों को मसलते हुए चारों तरफ देखने लगी। कमरे में इस वक्त अंधेरा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसे मशीनों की आवाज़ कुछ तेज सुनाई देने लगी। ये देखकर एकदम से शुभी चौंक गई। उसने फटाफट खड़े होकर लाइट्स ऑन की तो कमरे में कोई भी नहीं था। वहाँ उसके अलावा सिर्फ समायरा थी, जिसके चेहरे की ऑक्सीजन मास्क हट चुकी थी और जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रही थी। इसीलिए मशीनों की आवाज़ एकदम से तेज़ हो गई थी, जो शायद उसकी नर्व्स और हार्टबीट की सिचुएशन बता रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर शुभी चौंक गई। उसने भागकर समायरा के पास आकर देखा कि उसका ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर नहीं है। ये देखकर वो घबराते हुए बोली, ये मास्क कैसे हटा? ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान होकर शुभी ने जल्दी से वो मास्क पकड़कर समायरा की नाक पर लगा दिया। कुछ सेकंड के बाद समायरा की सांस के साथ मशीनों की आवाज़ नॉर्मल हो गई। ये देखकर शुभी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो हैरान थी कि ऐसे कैसे समायरा के चेहरे से मास्क हट गया। उसने एक नज़र अपने चारों तरफ देखा और उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसे देखकर वो हैरानी से बोली, ये खिड़की ये कैसे खुली? मैं तो इसे बंद करके सोई थी। शुभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी फाइनली उसने सोचा, शायद मैंने बंद ही नहीं की होगी, शायद मैं भूल गई होंगी।
शुभी ने खिड़की के पास जाकर खिड़की को अच्छे से लॉक करके पर्दे लगा दिए। फिर वो वापस आकर समायरा के पास बैठ गई और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए सोचने लगी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये मास्क समायरा के चेहरे से हटा कैसे। अगर मुझे उठने में जरा भी देर हो जाती तो आज समायरा के साथ कुछ बुरा हो सकता था। वहीं खिड़की के नीचे खड़ा वो आदमी जिसने अभी अभी समायरा को जान से मारने की कोशिश की थी, वो अब आंखों में गुस्सा लिए खिड़की की तरफ देख रहा था। अपना प्लान नाकाम होने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लिया और अगले पल अंधेरे में गायब हो गया। शुभी के जागते ही उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने जल्दी से खिड़की के पास जाकर धीरे से खिड़की खोली और बाहर कूद गया। उस वक्त अगर उसे 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो शायद शुभी उसे देख लेती और उसे पता चल जाता कि कोई है जो ऐसी हालत में भी समायरा की जान लेना चाहता है। लेकिन कूदने के बाद खिड़की बंद करने का तो उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तब तक शुभी जाग चुकी थी। कमरे की लाइट भी ऑन हो चुकी थी। बंगले के बाहर निकलकर वो आदमी किसी को कॉल लगाकर बोला, नहीं मार पाया मैं उसे, वो बच गई, पर उसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि जो राज उसे पता है वो किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें करने के बाद उस आदमी ने फ़ोन कट किया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह अयाना की नींद खुली तो ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसकी बॉडी में अब कम दर्द था। कल की मालिश ने काफ़ी अच्छा आराम दिया था उसे अच्छे से नींद भी आई। तभी वो जैसे ही उठकर बैठी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और सांस हलक में अटक गई, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने कुर्सी पर कबीर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और उसके चेहरे पर बहुत ही शैतानी भरे एक्सप्रेशंस थे और वो बहुत ध्यान से न जाने कब से उसे ही देखे जा रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल एक डेविल नजर आ रहा था। कबीर को अपने कमरे में देखकर अयाना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अयाना के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर कबीर के होठों पर तिरछी शैतानी मुस्कान आ गई। वो नोट कर रहा था कि अयाना के कपड़े और बाल काफ़ी बिखरे हुए थे, जिनमें बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी वो। जागने के बाद कबीर अयाना को और अच्छी तरह से देख रहा था। अयाना ने जब ये गौर किया कि कबीर उसे अलग तरह से देख रहा है तो उसका ध्यान अपने कपड़ों पर चला गया और उसने जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक घिनौना इंसान उसे इस नज़र से देखे। तभी वो कबीर को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती ऐसे किसी के कमरे में घुसते हुए? कब से बैठे हो तुम यहाँ पर? कबीर अयाना के रूम में क्यों आया था? वो कौन था जो समायरा की जान लेना चाहता था? ऐसा कौन सा राज था जो समायरा को पता था? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।